हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेट IQ। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं JSS CGL में पेपर 2 के अंदर व्याकरण का संज्ञा। ठीक है, हम लोग जैसा कि पेपर 3 में सारे 4 पार्ट को स्टडी कर चुके थे। वो सारा जितना भी हम लोग प्रैक्टिस सेट पेपर पढ़े थे, सारा का सारा प्रैक्टिस सेट पेपर जो है वो 10 का 10 प्रैक्टिस सेट पेपर आपका अपलोड हो चुका है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ जाके आप संपूर्ण वीडियो को अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। आज शाम तक इसका PDF भी आपको मिल जाएगा। तो चलिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पेपर 2 के अंदर व्याकरण के बारे में जितना भी आपका पार्ट है, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, जितना भी पार्ट है, सारे पार्ट को हम लोग एक लाइन से कवर अप करने वाले हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं संपूर्ण संज्ञा को। तो चलिए, संज्ञा के फर्स्ट क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो है आपका कि क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में रहती है, बताइए। तो जी हाँ, अगर हम लोग बात करते हैं ना क्रियार्थक संज्ञा की, तो क्रियार्थक संज्ञा जो है ना वो हमेशा एक वचन पुल्लिंग के रूप में रहती है। चलिए विस्तार से समझते हैं। तो अगर हम लोग बात करते हैं संज्ञा की, तो याद रखिएगा कि किसी भी जाति हो गया, द्रव्य हो गया, गुण, भाव, व्यक्ति, स्थान या क्रिया आदि के नाम को क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। वही संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो यहाँ संज्ञा के टोटल 5 भेद होते हैं। पहला आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है, जिसमें हम लोग किसी भी नाम को देखते हैं। वही जातिवाचक संज्ञा होता है, जिसमें हम लोग किसी भी जाति के समूह को देखते हैं, जैसे मनुष्य हो गया, पशु हो गया, इस तरह से ना। वही समूहवाचक संज्ञा में क्या होता है कि इसमें एक आपका विशेष समूह होता है, जैसे सभा हो गया, भीड़ हो गया, झुंड हो गया, इस तरह से होता है। वही द्रव्यवाचक संज्ञा में क्या होता है कि इसमें बेसिकली द्रव्य होता है, जैसे दूध हो गया, घी हो गया, मधु, इस तरह की चीज़ें जो है इसमें शामिल होती हैं। वही भाववाचक में क्या होता है, वो एक तरह का फीलिंग होता है, जैसे बोल सकते हो किसी चीज़ का गुण होना, दोष होना, दशा होना, धर्म का होना, अवस्था का होना, ये सब आपका भाव के अंदर आता है। और इसके साथ साथ आप देख सकते हो जैसे दया हो गया, निर्दयता होता है, क्रूरता होता है, सच्चाई होता है, इस तरह की चीज़ जो है आपके भाववाचक संज्ञा में आते हैं। ठीक है, देखिए भाववाचक संज्ञा को पहचानने का एक और भी तरीका होता है ना, कि जिस शब्द के लास्ट में ना आपका ई रहे, या फिर त्व रहे, या फिर ता रहे, या फिर पन रहे, पा रहे, वट रहे, हट रहे, क रहे, व रहे, स रहे, या फिर अंत रहे, तो समझ लीजिए कि वो आपका भाववाचक संज्ञा है। जैसे हम लोग कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए सच्चाई हो गया, घबराहट हो गया, सजावट हो गया, बचपन हो गया, मूर्खता हो गया, बुद्धिमानी हो गया। तो ये सब चीज़ किस में आते हैं? भाववाचक में आते हैं ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि गाय कौन सी संज्ञा है। तो देखिए गाय जो है ना वो आपका क्या, गाय से क्या डिनोट हो रहा है? एक तरह से एक जाति का बोध हो रहा है। दैट मीन्स गाय जो है वो आपका एक जातिवाचक संज्ञा है ना। जातिवाचक संज्ञा मतलब क्या कि जिस संज्ञा शब्द से किसी नाम के किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के संपूर्ण जाति का बोध होता है, तो उसे क्या बोलते हैं? जातिवाचक संज्ञा बोलते हैं। ठीक है, वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि जब एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो, उसे कौन सा संज्ञा कहते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल ये भी बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। जब भी किसी भी वस्तु या फिर व्यक्ति का एक ही चीज़ का बोध हो, तो वो क्या होता है? वो आपका, जाहिर सी बात है कि वो आपका जाति होगा ना। एक जाति में बहुत सारे चीज़ों का, एक ही जैसे चीज़ों का बोध होता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है, बताइए। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जी हाँ, संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को विशिष्ट बोला जाता है, इसे याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका निम्नलिखित में से कौन संज्ञा शब्द का प्रकार नहीं है? नहीं, नहीं है, आपको बताना है। तो देखिए जो आपका संज्ञा शब्द का प्रकार नहीं है वो है आपका देशवाचक। देशवाचक संज्ञा शब्द का प्रकार नहीं होता। वहीं व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, ये सब क्या होता है? संज्ञा शब्द का प्रकार होता है, लेकिन देशवाचक संज्ञा शब्द का प्रकार नहीं होता। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है? नहीं, नहीं है पूछा गया है ना। तो देखिए यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो दौड़ जो है वो आपका एक समूहवाचक संज्ञा नहीं है, जबकि आपका सभा हो गया, कक्षा हो गया, भीड़ हो गया, ये सारे जो है आपके समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है? द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है पूछा है ना। तो जी हाँ, यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं कि दूध जो है वो आपका क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा, जबकि यहाँ पे खटाई हो गया, मिठाई हो गया, ठंड हो गया, ये सब आपका द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्नलिखित विशेषणों में से संज्ञा की पहचान करें। तो देखिए इसमें अगर आप लोग संज्ञा देखिए तो यहाँ पे आसमानी दिया हुआ है, नियमित दिया हुआ है, अनुशासन दिया हुआ है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आपका यहाँ पे जो संज्ञा शब्द है ना वो आपका अनुशासन है। अनुशासन जो है वो आपका एक संज्ञा शब्द है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है।
तो देखिए इसमें से जो आपका शब्द संज्ञा है वो है आपका सभा। सभा जो है वो आपका एक संज्ञा शब्द है। कौन सा संज्ञा शब्द है? तो जी हाँ, ये आपका समूहवाचक संज्ञा शब्द है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि नीचे दिए गए शब्दों में से भाववाचक संज्ञा की पहचान करें। तो जी हाँ, भाववाचक संज्ञा क्या होता है? तो जी हाँ, तो जिस संज्ञा शब्द से किसी वस्तु अथवा व्यक्ति के गुण हो गया, दोष, दशा, भाव, धर्म, अवस्था, स्वभाव और व्यापार का बोध हो, उसे क्या बोलते हैं? भाववाचक संज्ञा बोलते हैं। यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे देखिए एक वर्ड निकल के आता है आपका बीमारी। बीमारी जो है वो आपका एक भाववाचक संज्ञा। वही मोहन हो गया, लड़का हो गया, दिल्ली, ये सब आपका भाववाचक संज्ञा नहीं है। वहीं चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि पशु चर रहे हैं, इस वाक्य में पशु कौन सी संज्ञा है? बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो जी हाँ, अगर हम लोग पशु की बात करते हैं तो पशु क्या है? जातिवाचक संज्ञा यहाँ पे है ना, क्योंकि वो चर रहा है, दैट मीन्स वो अपने एक समूह, एक झुंड में चल रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि राज्यपाल कौन सा संज्ञा है? तो जी हाँ, अगर हम लोग राज्यपाल देखते हैं तो राज्यपाल भी जो है ना वो आपका जातिवाचक संज्ञा है ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्नलिखित में से कौन सा भाववाचक संज्ञा है? तो देखिए इसमें जो आपका भाववाचक संज्ञा है वह है आपका मित्रता। मित्रता एक भाववाचक संज्ञा है। वही नेक्स्ट है आपके पास कि गरीबों की सहायता करो, इस वाक्य में गरीब शब्द क्या है? तो जी हाँ, यहाँ पे गरीब शब्द जो है वो आपका जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि गरीब से ना पूरे जाति का बोध हो रहा है ना। वही नेक्स्ट आपके पास है कि बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, इस वाक्य में बुढ़ापा शब्द कौन सा संज्ञा है? तो जी हाँ, बुढ़ापा शब्द जो है वो आपका एक भाववाचक संज्ञा है। जस्ट हम लोग पढ़े कि भाववाचक संज्ञा में क्या क्या आता है, तो उसमें आपका एक बुढ़ापा भी आता है ना। बुढ़ापा क्या है? आपका भाववाचक संज्ञा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि लड़का दौड़ रहा है, इस वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है? तो जी हाँ, लड़का दौड़ रहा है, इस शब्द में अगर आप देखिएगा तो इस शब्द में लड़का जो है वो आपका जातिवाचक संज्ञा का एक उदाहरण है। वही नेक्स्ट है आपके पास कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? नहीं है। तो जी हाँ, अगर आप यहाँ पे देखिएगा तो जवान हो गया, बालक हो गया, मनुष्य हो गया, ये सब सारा आपका जो है एक जाति का बोध करा रहा है, लेकिन आपका यहाँ पे सुंदर जो है वो जाति का बोध नहीं करा रहा है, इसलिए आपका सुंदर जो है वो आपका जातिवाचक संज्ञा नहीं होगा। वही नेक्स्ट है आपके पास कि निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सही शब्द, किस विकल्प में सभी शब्द जो है वो आपके संज्ञाएं हैं? तो देखिए सभी शब्द संज्ञा जो है वो आपका ए ऑप्शन में देखिए राम है, रामचरितमानस है और गंगा है, ये तीनों जो है वो आपके संज्ञा शब्द है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखिएगा तो आपका लखनऊ, आम, बुढ़ापा सभी जो है वो आपके संज्ञा शब्द नहीं है, इसलिए आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो वह है आपका ऑप्शन ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था, इस वाक्य में नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है? तो जी हाँ, नेपोलियन जो है वो यहाँ पे एक विशेष जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि स्वतंत्रता सबको प्यारी है, इस वाक्य में प्यारी शब्द क्या है? बताइए। तो जी हाँ, अगर हम लोग बात करते हैं प्यारी शब्द का तो प्यारी से एक भाववाचक निकल रहा है, इसलिए ये आपका क्या हो जाएगा? प्यारी शब्द जो है वो आपका भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द हैं? तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं सभी शब्द का भाववाचक होने का, तो देखिए एक लाइन से देखिएगा आप तो यहाँ देखिए रसीला हो गया, कड़वाहट हो गया, बुढ़ापा हो गया, उन्नति हो गया, इसमें जितने भी शब्द हैं सारे शब्द से आपका भाव आता है, इसलिए सारे शब्द जो है आपके भाववाचक संज्ञा है ना। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? तो जो आपका जातिवाचक संज्ञा है ना इसमें से वो है आपका वकील। वकील जो है वो आपका एक जातिवाचक संज्ञा है, एक समूह का बोध करा रहा है। वही नेक्स्ट आपके पास कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है? तो देखिए जो आपका इसमें से शब्द संज्ञा है ना वो आपका गंगा है, गंगा शब्द आपका एक संज्ञा शब्द है ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि मीठा का भाववाचक संज्ञा क्या होगा? तो देखिए मीठा का भाववाचक संज्ञा क्या होगा? मिठास होगा। क्या होगा? मिठास होगा ना। वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि सुंदरता शब्द में कौन सा संज्ञा है? तो जी हाँ, सुंदरता शब्द में जो आपका संज्ञा है वो है आपका भाववाचक संज्ञा। कौन सा संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि मित्र का भाववाचक संज्ञा क्या होगा? तो जी हाँ, मित्र का भाववाचक संज्ञा जो है वो आपका मित्रता होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसी तरह का क्वेश्चन जो है आपका एग्जाम में आएगा। अभी मैं डीपली आपको सभी के बारे में डिटेल्स में बताऊंगी, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक
भाववाचक संज्ञा, जितने भी 5 संज्ञा है ना, सभी के बारे में डिटेल्स में आपको संपूर्ण डिटेल्स में आपको बताऊंगी। भले यहाँ लिखा हुआ नहीं होगा, मैं आपको बोल के बताऊंगी, उसे आप जरूर से नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा क्या है। तो देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा की, तो राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा जो है वो आपका राष्ट्रीयता है। क्या है? राष्ट्रीयता है, इसे याद रखिएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, बताइए भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत क्या आते हैं। तो जी हाँ, इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो भाववाचक संज्ञा के अंदर जो है वो आपके गुण दोष आदि आते हैं। क्या आते हैं? गुण दोष आते हैं ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि बाजार शब्द कौन सा संज्ञा है। तो जी हाँ, अगर हम लोग बाजार शब्द की बात करते हैं ना, तो बाजार जो है आपका क्या है? समूह होता है ना। तो ये आपका एक समूहवाचक संज्ञा जो है वो है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन जो है कि हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है। इस वाक्य में जयचंदो संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत जो है वो आता है। तो जी हाँ, जयचंदो जो है वो आपका एक जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। किस के अंतर्गत आता है? तो जी हाँ, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। चलिए इसमें आप 2-4 चीज़ याद रखिएगा जो आपको जानना बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, अगर हम लोग इसमें बात करते हैं ना, तो याद रखिएगा कि आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द से जो है ना वो आपका ऐसे शिव से शिवत्व बनेगा, गांधी से गांधीवाद बनेगा, हिटलर से हिटलरशाही बनेगा। वही जातिवाचक संज्ञा शब्द से क्या होगा? तो जातिवाचक संज्ञा शब्द से मनुष्यता होगा, लड़का से लड़कपन होगा, मानव से मानवता होगा। इस तरह से शब्द बनेगा। देखिए, जो मैं आपको अभी बताई हूँ ना, उसी को मैं डिटेल्स में बता रही हूँ। वहीं अगर हम लोग सर्वनाम शब्द से देखते हैं तो देखिए, सर्वनाम शब्द से अपना से आपका अपनापन बढ़ेगा, अहम जो एक संस्कृत शब्द है, अहम से आपका अहंकार बनेगा, मम से आपका ममता बनेगा। वही क्रिया शब्द से अगर आप देखिए तो लड़ना से आपका लड़ाई बनेगा, सजाना से सजावट बनेगा, और चढ़ना से चढ़ाई बनेगा, और बहना से बहाव बनेगा। इस तरह से शब्द जो है आपका बनता है। वही अगर विशेषण शब्द से देखें कि विशेषण शब्द से कैसे बनेगा, तो देखिए आपके पास काला दिया हुआ है, तो काला से कालीमा बनेगा। भोला दिया हुआ है, भोला से भोलापन बनेगा। सरल दिया हुआ है, सरल से सरलता बनेगा। मीठा दिया हुआ है, मीठा से मिठास बनेगा, जो अभी हम लोग जस्ट कुछ देर पहले किसी क्वेश्चन में पढ़े थे ना। तो देखिए, इस तरह से आपका विशेषण शब्द से जो है वो आपका संज्ञा बनेगा। मैं आपको एक लाइन से बता रही हूँ कि व्यक्तिवाचक शब्द से कैसे संज्ञा बनेगा, जातिवाचक शब्द से कैसे संज्ञा बनेगा, सर्वनाम शब्द से कैसे संज्ञा बनेगा, कोई क्रिया शब्द दिया हुआ है तो उससे आप संज्ञा कैसे बनाएंगे, कोई विशेषण दिया हुआ है तो उससे आप संज्ञा शब्द कैसे बनाएंगे। अब चलिए हम लोग देखते हैं, अगर आपके पास कोई अव्यय क्रिया विशेषण शब्द दिया है तो उससे आप कैसे संज्ञा बनाएंगे। जैसे मान लीजिए दूर दिया हुआ है, तो दूर से आपका दूरी बनेगा, समीप से आपका सामीप्य बनेगा, और सम से आपका समता बनेगा। वहीं भाव वचन के संज्ञा शब्द जो है वो हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। जैसे भी आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन में था ना, उसी तरह से है ना। देखिए, तो इसमें आप याद रखिए, जैसे माता का ममत्व अमूल्य होता है, कृष्ण पक्ष की रात की कालिमा जो है वो अवैध होती है। इस तरह से कुछ शब्द जो है वो आपका बनता है ना। वही अगर हम लोग बात करते हैं भाववाचक संज्ञा शब्द से, तो देखिए भाववाचक संज्ञा शब्द जब बहुवचन में प्रयुक्त होता है ना, तब वह भाववाचक संज्ञा शब्द जो होता है वो शब्द में प्रयुक्त नहीं होता है, इसे याद रखिएगा। ठीक है, जैसे हम लोग बोल सकते हैं विशेषता। ठीक है, तो विशेषता शब्द जो है वो आपका भाववाचक संज्ञा का एक वचन में है। ठीक है, विशेषता क्या है? तो आपका भाववाचक संज्ञा के एक वचन में है, किंतु विशेषताएं जो है वो आपका बहुवचन शब्द की जातिवाचक संज्ञा शब्द है ना। वहीं अगर हम लोग जातिवाचक संज्ञा शब्द से देखते हैं शब्दों का, तो देखिए जातिवाचक संज्ञा शब्दों का प्रयोग जो है वो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द के रूप में भी होता है। ठीक है, तो इसे आप याद रखिएगा। चलिए, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आपके महात्मा से महात्मा गांधी बनता है, देवी से दुर्गा बनता है, इस तरह से बोल सकते हैं शब्द ना। चलिए, तो इस तरह से बेसिकली हम लोग जेएसएससी सीजीएल के अंदर व्याकरण से सारे संज्ञा को कंप्लीट स्टडी कर चुके हैं। इसमें अगर आप कुछ चीज़ को याद रखना चाहते हैं तो जो भी मैं आपको चीज़ें बताई हुई, इन सारे चीज़ों को आप ज़रूर से याद रखिएगा। सारे टॉपिक को, सारे क्वेश्चन को आप ज़रूर समराइज़ कीजिएगा। ये क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन आपका एक ना एक एग्जाम में आता है। अगर आप विशेष करके ये 30 क्वेश्चन को स्टडी कर लीजिएगा ना, इसमें मैं जो आपको कॉन्सेप्ट बताई हूँ, अगर सारे कॉन्सेप्ट को ध्यान से एक बार सुन लीजिएगा तो यकीन मानिए सारा कॉन्सेप्ट जो है आपको याद हो जाएगा, इसे भूल भी नहीं पाइएगा, और आप आसानी से 1-2 क्वेश्चन जो आपका एग्जाम में आएगा वो आसानी से आप सॉल्व भी कर पाइएगा। देखिए, एक चीज़ आप इसमें याद रखिएगा
कि संज्ञा शब्द का रूपांतरण, ठीक है। संज्ञा शब्द की रूपांतरण की बात करते हैं तो देखिए संज्ञा शब्द जो है आपका विकारी होता है। इसका मतलब क्या है भाई, तो ये विकारी का मतलब जो है ना वो आपका परिवर्तन होता है, जो 3 प्रकार से होता है। पहला आपका लिंग होता है, दूसरा आपका वचन होता है, तीसरा आपका कारक होता है। अब लिंग से कैसे होता है, तो लड़का से लड़की का होना, बाछा से बाछी का होना, पुरुष से स्त्री का होना, नर से मादा का होना, इस तरह से आपका लिंग में होता है ना विकार। वहीं वचन में देखते हैं तो लड़की से लड़कियां होना, गाय से गायों का होना, हाथी से हाथियों का होना, कबूतर से कबूतरों का होना, इस तरह से आपका वचन में परिवर्तन होता है। वही कारक की बात करते हैं तो राम से राम ने, राम को, राम से घर में, वृक्ष पर, फल के लिए आदि, इस तरह से शब्द जो है ना वो आपका बनता है। तो इस तरह के शब्द को भी आप याद रखिएगा, ये आपका कुछ समराइज करने वाला क्वेश्चन है। तो चलिए बिना लेट के सबसे पहले हम लोग आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे, जो है आपका कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं, बताइए। तो जी हाँ, संज्ञा के स्थान पे जो शब्द आते हैं उसे सर्वनाम कहा जाता है, याद रखिएगा। डेफिनेशन की बात करते हैं तो सर्वनाम जो है वो आपका 2 शब्द से बना होता है। पहला है आपका सर्व और दूसरा है आपका नाम, जिसमें आपका सर्व का अर्थ जो होता है वो आपका सब या फिर सभी होता है। वही नाम की बात करते हैं तो नाम जो है वो आपका संज्ञा होता है, ठीक है। अर्थात हम लोग क्या बोल सकते हैं कि नाम के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो आपका सर्वनाम होता है। जैसे मैं, नाम की जगह पे मैं का यूज़ कर रही हूँ, हम हो गया, तुम हो गया, हम लोग हो गए, आप लोग, वह, वे लोग, इस तरह के शब्द क्या होते हैं, सर्वनाम होते हैं, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका कि निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है, बताइए। तो जी हाँ, अगर हम लोग अशुद्ध प्रयोग की बात करते हैं तो देखिए वह स्वयं कहाँ नहीं जाना चाहती, बिल्कुल सही बात है। वहीं आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा रहा हूँ, ये भी सही बात है। मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, बिल्कुल ये आपका गलत सेंटेंस है, ये आपका बिल्कुल भी सही सेंटेंस नहीं दिया हुआ, इसलिए आपका ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। मुझे इस बैठक की सूचना नहीं थी, ये भी आपका सही सेंटेंस दिया हुआ। तो जो आपका अशुद्ध सर्वनाम है वो है आपका मैं तेरे को ना, ये आपका गलत सर्वनाम दिया हुआ है, यानी अशुद्ध है ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, बताइए। तो जी हाँ, अगर हम लोग बात करते हैं किस प्रकार का सर्वनाम का, तो देखिए सबसे पहले आप समझिए सर्वनाम का भेद कितना होता है। तो जी हाँ, सर्वनाम का टोटल 6 भेद होता है। फर्स्ट आपका होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निजीवाचक सर्वनाम, इसी तरह से आपका निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम में आपका 3 तरह का होता है। पहला होता है आपका उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। बात करते हैं अगर हम लोग उत्तम पुरुष की, तो उत्तम पुरुष में आपका इस तरह से शब्द होते हैं मैं, हम लोग, इस तरह के शब्द आते हैं। वहीं मध्यम पुरुष में आपका जो शब्द आता है वो तू, तुम, आप लोग, मतलब किसी और को डिनोट करके आता है, और उत्तम पुरुष में स्वयं का पद आता है, ठीक है। वहीं अगर अन्य पुरुष की बात करते हैं तो इसमें आपका यह, वे, वह, वे लोग, इस तरह के शब्द जो है वो आपके आते हैं। अगर बात करते हैं हम लोग मुझे, तो मुझे क्या है, स्वयं के लिए है। स्वयं का मतलब क्या हो गया, उत्तम पुरुष। दैट मीन्स द करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि आपका उत्तम पुरुष का सर्वनाम है ना। वहीं अगर तुम, तुम्हारा, उसका रहता तो क्या होता है, मध्य पुरुष होता है। वहीं अगर कुछ अलग रहता है जैसे यह, वह, वे लोग, इस तरह के कुछ रहते तो वो क्या होता है आपका अन्य पुरुष होता है। इसे आप याद रखिएगा, ठीक है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं। तो जी हाँ, अभी तुरंत हम लोग पढ़े कि सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं, तो वो आपके 6 प्रकार होते हैं ना। अगर हम लोग बात करते हैं कि आपका पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा होता है। देखिए निश्चयवाचक सर्वनाम आपका किस नंबर पे आया था, तो जी हाँ 3रे नंबर पे आया था। अगर डेफिनेशन की बात करते हैं तो देखिए जिस सर्वनाम से वक्ता के दूर या समीप वस्तु हो गया, प्राणी, व्यक्ति या फिर निश्चित ज्ञान का पता होता है तो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, वे, ये, इसमें, उसमें, इस तरह के शब्द जो है ना, उससे, इससे, इस तरह के शब्द जो होते हैं ना वो आपके निश्चयवाचक सर्वनाम के अंदर आते हैं। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा आपका यह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम के अंदर। वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि इनमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। देखिए अगर हम लोग अनिश्चयवाचक सर्वनाम की बात करते हैं तो देखिए वैसा शब्द जिससे आपका किसी भी निश्चय वस्तु का बोध नहीं होता उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम बोलते हैं। जैसे कोई हो गया, कुछ हो गया, कुछ ना कुछ, कोई ना कोई, इस तरह का जो शब्द होता है ना, हर कोई, कुछ भी, मतलब इस तरह के जितने भी वर्ड होते हैं ना उन सभी शब्दों को हम लोग बोलते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे अगर वाक्य की बात करते हैं
तो घी में कुछ मिला हुआ है, पता नहीं है कि क्या चीज़ मिला हुआ है, कुछ मिला हुआ है, दैट मीन्स वो आपका अनिश्चय दिया हुआ है ना। तो इस तरह के शब्द को क्या बोलेंगे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम बोलेंगे। जैसे यहाँ पे कौन दिया हुआ है, जो, कोई, वह, तो इसमें से कौन सा हो जाएगा आपका सर्वनाम, तो जी हाँ बिल्कुल सही, कोई आपका जो है आपका ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम जो है वो हो जाएगा। कोई, कुछ, कुछ ना कुछ, इस तरह के शब्द ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह क्या है, तो जी हाँ बहुत इजी क्वेश्चन है। तो जी हाँ अगर हम लोग यह की बात करते हैं तो यह जो है वह आपका सार्वनामिक विशेषण है। क्या है आपका सार्वनामिक विशेषण है, इसे याद रखिएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ना यह आपका सर्वनाम नहीं है, यह घोड़ा अच्छा है, यह आपका यह जो है यहाँ पे सिर्फ सर्वनाम नहीं है बल्कि ये क्या है, सर्वनामिक विशेषण है, उसे याद रखिएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि संबंधवाचक सर्वनाम बताएं, इसमें आपको संबंधवाचक सर्वनाम की बात करना बताना है ना। तो देखिए अगर हम लोग संबंधवाचक सर्वनाम की बात करते हैं तो देखिए संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है, तो जिस सर्वनाम के द्वारा जो है वो किसी संज्ञा या सर्वनाम के संबंध की सूचना मिलती है तो उसे क्या बोलते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम बोलते हैं। जैसे जो, सो होता है, मेरा, मेरी, हमारा, हमारी, जो, सो, तेरा, तेरी, इस तरह के शब्द जो होते हैं ना वो आपका संबंध बोधक वाक्य होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो जी हाँ बिल्कुल सही आंसर आपका जो है यहाँ पे संबंध बोधक शब्द हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संबंध बोधक शब्द आपका जो हो जाएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि सर्वनाम का अर्थ होता है, बताइए सर्वनाम का क्या अर्थ होता है, तो जी हाँ सर्वनाम का अर्थ जो होता है वो आपका होता है सब नाम। क्या होता है, सब नाम होता है ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि पुरुषवाचक सर्वनाम में होता है, बताइए पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या होता है, तो जी हाँ पुरुषवाचक सर्वनाम में आपके पास वक्ता भी होता है, श्रोता भी होता है और अन्य भी होते हैं। क्योंकि हम लोग पढ़े हैं ना 3 तरह के होते हैं ना पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, यानी कि ये आपको तीनों हो जाएंगे इसमें ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो जी हाँ पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं मैं जस्ट आपको बताई हूँ। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निजवाचक सर्वनाम की पहचान कीजिए। चलिए निजवाचक सर्वनाम की बात करते हैं तो समझिए कि निजवाचक सर्वनाम होता क्या है। तो अगर हम लोग निजवाचक सर्वनाम की बात करते हैं तो देखिए किसी संज्ञा या सर्वनाम की अवधारणा या निश्चय के लिए, जैसे मैं हो गया, या फिर बोल सकते हैं दूसरे व्यक्ति के निराकरण के लिए, जैसे वह औरों को नहीं अपने को सुधार रहा है। तो इस तरह का शब्द जहाँ प्रयुक्त होता है ना उसे हम लोग बोलते हैं निजवाचक सर्वनाम। क्या बोलते हैं, निजवाचक सर्वनाम बोलते हैं। इसे आप याद रखिएगा ना। जैसे मैं हो गया, बेसिक्स आप इसमें समझिएगा, ज़्यादा आपको समझने का जरूरत नहीं है कि निजवाचक सर्वनाम जो होता है आप, स्वयं, खुद, इस तरह के जो शब्द होते हैं ना वो आपके निजवाचक सर्वनाम होते हैं। हाँ इसमें आपको कुछ चीज़ों को याद रखना होता है, जैसे जब आपके पास जब, वह, कोई, कुछ, जो, सो किसी संज्ञा के साथ आता है ना, जैसे अभी इससे पहले हम लोग पढ़े थे तो क्या पढ़े थे, सार्वनामिक विशेषण पढ़े थे ना। तो देखिए इस तरह के शब्द ना सार्वनामिक विशेषण या कह सकते हो विशेषण होता है। कब होता है, जब आपके पास यह, वह, कोई, कुछ, जो, सो किसी संज्ञा के स्थान पर आए तो वो होता है विशेषण। इसे याद रखिएगा। जैसे यह किताब कैसी है, इस तरह के जो शब्द आते हैं तो आपके विशेषण के रूप में होते हैं, याद रखिएगा ना। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका निजवाचक सर्वनाम जो है वो क्या हो जाएगा, तो जी हाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर ये आपका हो जाएगा ये सभी ना, जैसे स्वयं हो गया, आप हो गया, स्वतः हो गया, इस तरह के शब्द को क्या बोलते हैं, निजवाचक बोलते हैं, जो अपने से रिलेटेड होता है ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि किसी घटना का निश्चय ज्ञान किस सर्वनाम के अंतर्गत होता है। तो जी हाँ अगर हम लोग बात करते हैं ना किसी घटना का निश्चय ज्ञान होने का, तो वो है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम के अंदर जो है ये आपका आता है, निश्चय चीज है ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि 2 उपवाक्यों के बीच संबंध स्थापित करने वाले सर्वनाम को क्या कहते हैं। बहुत इजी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जी हाँ अगर हम लोग बात करते हैं 2 उपवाक्यों के बीच संबंध स्थापित करने वाले सर्वनाम को, तो उसे हम लोग कहते हैं बेसिकली संबंध वाचक सर्वनाम। क्या बोलते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम बोलते हैं ना। चलिए वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, यह दिव्यता का मकान है, रेखांकित शब्द का सर्वनाम बताया। बताइए इसमें कौन सा सर्वनाम होगा, तो जी हाँ यह आपका निश्चयवाचक होगा। क्या होगा, आपका निश्चयवाचक होगा ना, क्योंकि वो आपका निश्चय है, ये आपका सही ज्ञान है ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि पानी में कुछ गिर गया, रेखांकित शब्दों के सर्वनाम बताए। अभी हम लोग जस्ट पढ़े हैं कि जिस सर्वनाम में कुछ ना कुछ हो, कोई ना कोई हो, या फिर आपका सब कुछ हो, हर कोई हो, कुछ हो, इस तरह का जो भी शब्द होता है वो आपका क्या होता है, निश्चय, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। क्या होता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। तो आपका कुछ जो है वो आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि दादाजी किसे
बुला रहे हैं। रेखांकित शब्द में सर्वनाम बताएं। बताइए कौन सा सर्वनाम है? तो जी हाँ, किसे यहाँ शब्द से ही पता चल रहा है कि ये कौन सा हो जाएगा? तो जी हाँ, ये आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम जो है वो आपका हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि जैसा कहा था वैसा ही करना, रेखांकित शब्द के सर्वनाम बताइए। बताइए तो जी हाँ, इसके सर्वनाम की बात करते हैं तो जैसा कहा था वैसा ही करना जो शब्द है ये आपका संबंध बोधक, जैसा वैसा, ये आपका क्या हो जाएगा? संबंध वाचक हो जाएगा, याद रखिएगा ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि सर्वनाम भरें। यहाँ पे आपको रिक्त स्थान दिए हुए हैं, सभी में आपको सर्वनाम भरना है। जैसे आपके पास सबसे फर्स्ट में दिया हुआ जिसने परिश्रम किया डैश ही फल पाएगा, क्या होगा? तो जी हाँ, जिसने परिश्रम किया उसी ने ही फल पाएगा, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे उसी ने हो जाएगा ना, इसे याद रखिएगा, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास डैश कहा कि हम 5 भाई हैं। बताइए इसमें क्या होना चाहिए? कौन सा सर्वनाम होगा? तो जी हाँ, इसमें होगा कि उन्होंने कहा कि हम 5 भाई हैं। यहाँ पे ये सर्वनाम जो है करेक्ट होता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि प्रश्नवाचक सर्वनाम की पहचान नहीं है, यानी कि आपके पास जो भी यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें से कौन सा ऐसा जो कि आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है? तो जी हाँ, वो है आपका किसी ने। किसी ने शब्द जो है वो आपका एक प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि पुस्तक को मत ले जाओ, यह वाक्य किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो जी हाँ, अगर हम लोग इसमें देखते हैं तो ये वाक्य जो है ना वो आपका बेसिकली निश्चयवाचक सर्वनाम का एक उदाहरण है ना, कि पुस्तक को मत ले जाओ, ये आपका निश्चयवाचक सर्वनाम है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि पुरुषवाचक सर्वनाम की पहचान नहीं है, यानी कि यहाँ पे कौन सा ऐसा जो कि आपका पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है? तो जी हाँ, वो है आपका जिनको। जिनको एक ऐसा शब्द है जो कि आपका पुरुषवाचक सर्वनाम के अंदर नहीं आता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि पता नहीं राम को कैसे शक हो गया, यह वाक्य किस सर्वनाम का एक उदाहरण है? तो जी हाँ, यह वाक्य जो है ना वो आपका एक पुरुषवाचक सर्वनाम का एक उदाहरण है, इसे याद रखिएगा। इस तरह का क्वेश्चन आपका ना एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निश्चयवाचक सर्वनाम की पहचान नहीं है, यानी कि इसमें से कौन सा ऐसा है जो कि आपका निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है? तो जी हाँ, वो है आपका जिनको। जिनको एक ऐसा शब्द है जो कि आपका यहाँ पे निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है। वही नेक्स्ट है आपके पास कि तुम्हें क्या चाहिए, रेखांकित का सर्वनाम भेद है। बताइए कौन सा भेद है? तो जी हाँ, क्या का मतलब क्या है? ये आपका प्रश्नवाचक से है, तो जी हाँ, ये आपका हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि वहाँ जाकर किसी से कुछ मत कहना, यह वाक्य किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो जी हाँ, यह वाक्य जो है ना वो आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम का एक उदाहरण है। वही नेक्स्ट है आपके पास कि निजवाचक सर्वनाम का उपयोग किस वाक्य में हुआ है? तो जी हाँ, अगर हम लोग निजवाचक सर्वनाम का उपयोग देखते हैं तो इसमें से आपका ऑप्शन नंबर डी में जो वाक्य है कि आप भला तो जग भला, यह वाक्य जो है वो आपका निजवाचक सर्वनाम का एक उदाहरण है ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम की पहचान नहीं है। तो यहाँ पे कौन सा ऐसा है जो कि आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम का पहचान नहीं है? तो जी हाँ, वो है आपका उनकी। उनकी जो है वो आपका एक अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, नेहरू जी ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आपने जेल में रहते हुए डिक्शनरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी, इस वाक्य में रेखांकित है, मतलब जो आपने बोला गया है आपने कौन सा शब्द है? तो जी हाँ, आपने जो है ना वो आपका पुरुषवाचक सर्वनाम के अंदर आता है। पुरुषवाचक सर्वनाम के अंदर मध्यम पुरुष के अंदर जो है ये शब्द आता है, तो इसे याद रखिएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि गोलू अपने आप पर भरोसा रखो, यह वाक्य किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो जी हाँ, यह वाक्य जो है वो आपका निजवाचक सर्वनाम का एक उदाहरण है। वही नेक्स्ट है आपके पास कि शायद कमरे में कोई छिपा हुआ है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द है। क्या है रेखांकित शब्द? मतलब कौन सा ये सर्वनाम है? तो जी हाँ, ये आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। हम लोग पढ़े हैं ना, अनिश्चयवाचक में आपका क्या होता है? कुछ होता है, कोई होता है, कोई ना कोई होता है, इस तरह के शब्द किसमें यूज होते हैं? यहाँ पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम में यूज होता है ना, इसलिए आपका कोई जो है वो आपका एक अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि संबंधवाचक सर्वनाम की पहचान नहीं है, यानी कि इसमें से कौन सा है जो कि आपका संबंधवाचक नहीं है? तो जी हाँ, वो आपका है उसको। उसको एक ऐसा शब्द है जो कि आपका संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है। वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि मोहन प्रकाश जी डैश हिंदी पढ़ाते हैं, इस वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम से करें। तो जी हाँ, मोहन प्रकाश जी
उन्हें, यहाँ पे क्या हो जाएगा उन्हें, क्योंकि अन्य पुरुष में आपका उन्हें ही है जो आपका आता है, बाकी ऑप्शन में कोई भी ऐसा नहीं है जो कि आपका अन्य पुरुष में आता है, इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा मोहन प्रकाश जी उन्हें हिंदी पढ़ाते हैं ना, ये आपका करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि तुमको कौन सा कमरा पसंद आया, यह वाक्य किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो जी हाँ, यह वाक्य जो है ना वो आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम का एक उदाहरण है ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी सर्वनाम पुरुषवाची हैं। तो जी हाँ, इसमें अगर आप देखिएगा तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में देखिए क्या दिया हुआ है, हम, तुम, ये, वे, मैं दिया हुआ है। ये जितने भी है ना वो आपके पुरुषवाची सर्वनाम है, जिसमें आपका कुछ उत्तम पुरुष में आते हैं, कुछ मध्यम पुरुष में, कुछ अन्य पुरुष में आते हैं ना, तो इसे याद रखिएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्नलिखित में सर्वनाम नहीं होगा, बताइए इसमें से कौन सा सर्वनाम नहीं होगा। तो देखते के साथ ही पता चल रहा है कि राम जो है वो आपका संज्ञा है, ना कि सर्वनाम है। देखिए इन सारे क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करते रहिए। इन सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने से पहले पार्ट 1 का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ जाके आप बेसिक कॉन्सेप्ट को जरूर स्टडी कर लीजिएगा ना। वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, यह मेरा मकान है, यह किस तरह का शब्द है। तो जी हाँ, यह जो है ना वो आपका एक निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है कि यह मेरा कमरा है ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि मैं कल पटना जाऊंगा में कौन सा शब्द सर्वनाम है। तो जी हाँ, मैं कल पटना जाऊंगा में मैं जो है वो आपका एक सर्वनाम है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। वही नेक्स्ट आपके पास है कि बाहर कोई रो रहा है में कौन सा शब्द सर्वनाम है। तो जी हाँ, बाहर कोई रो रहा है, कोई यहाँ पे क्या है एक सर्वनाम है, कौन सा सर्वनाम है, तो ये आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम है ना, याद रखिएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि आप चले जाएं वाक्य में रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है। तो जी हाँ, अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे आप, तो आप जो है ना वो आपका पुरुषवाचक सर्वनाम के मध्य पुरुष के अंदर आता है। दैट मीन्स का करेक्ट आंसर क्या हो जाए कि आपका मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का एक उदाहरण है कि आप चले जाएं में आप ना। वही नेक्स्ट इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है कि यह भोजन मैं स्वयं कर लूँगा वाक्य में रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है। तो जी हाँ, अगर यहाँ पे हम लोग स्वयं की बात करते हैं तो स्वयं जो है ना वो आपका एक निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन पे जो है आपका कि रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो देखिए अगर हम लोग बात करते हैं ना रचना की दृष्टि से, देखिए रचना की दृष्टि से क्रिया के 2 भेद होते हैं। चलिए समझते हैं क्रिया के बारे में। तो देखिए क्रिया शब्द जो होता है ना, जिस तरह से हम लोग पढ़े हैं ना कि संज्ञा शब्द का अर्थ जो है वो नाम से होता है, उसी प्रकार क्रिया शब्द का अर्थ जो है ना वो आपका काम से होता है। याद रखिए किससे होता है, काम से होता है। कोई भी व्यक्ति जो काम को करता है उस काम को ही क्या बोलते हैं हम लोग, व्याकरण में क्रिया बोलते हैं। जैसे चलना फिरना, उठना बैठना, खाना पीना, हंसना रोना, सब सारा क्या हमारा क्रिया है। देखिए अगर क्रिया की बात करते हैं तो क्रिया में एक चीज़ आपका आता है धातु, आपको याद रखना है। इसमें क्या होता है कि व्याकरण के अनुसार धातु में ना लगाकर सामान्यतः क्रिया जो है वो बनाई जाती है। जैसे पट में धातु ना लगाकर पढ़ना बनाते हैं, खा में धातु ना लगा के खाना बनाते हैं। तो इस तरह से आपका खा में ना धातु लगा के खाना बनाते हैं, पट में ना धातु लगा के पढ़ना बनाते हैं। इस तरह से आपका क्या होता है कि जो आपका पट हो गया ना, पट हो गया और आपका खा हो गया, ये सब आपका धातु होता है, याद रखिएगा। दैट मीन्स क्या हो गया कि जिस मूल शब्द से विकार होने से क्रिया बनती है उसे ही क्या बोलते हैं, धातु बोलते हैं, ठीक है। इसे याद रखिए। जैसे भागा, भागा में क्या आ रहा है, भा प्लस गा आ रहा है ना। जैसे हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं भागा, भागा में क्या है आपका यहाँ पे आप प्रत्यय लगा के भागा बनाया जा रहा है, इसका मूल शब्द क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा ना। तो भाग को हम लोग यहाँ पे मूल शब्द बोलेंगे और भागा को हम लोग क्या बोलेंगे, क्रिया बोलेंगे, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा चलिए हम लोग बात करते हैं कि क्रिया के 2 भेद कौन कौन से होते हैं। देखिए रचना की दृष्टि से क्रिया के 2 भेद होते हैं। सबसे फर्स्ट में आपका होता है मूल क्रिया, दूसरा होता है यौगिक क्रिया। इसमें क्या होता है मूल क्रिया में कि मूल क्रिया जो होता है ना वो आपको धातु से बनती है और यह स्वतंत्र रहती है। स्वतंत्र का मतलब क्या हो गया, जैसे किसी पे आश्रित नहीं रहते। जैसे खाना, पाना, लाया, पिया, जा, आ, रह, देख, पढ़, इस तरह के जो शब्द होते हैं ना वो आपके मूल क्रिया में आते हैं। वहीं अगर हम लोग यौगिक क्रिया की बात करते हैं तो यौगिक क्रिया जो होता है वो आपका एक से अधिक तत्वों से मिलकर बनता है। यह कभी भी मूल धातु से प्रत्यय जोड़कर या कभी संज्ञा और विशेषण में प्रत्यय लगाकर यौगिक जो है आपका बनाया जाता है। जैसे पढ़ना से आपका बन जाएगा पढ़वाना, पीला से आपका बन जाएगा पिलाना, ठीक है। तो इस तरह से जो शब्द बनता है ना उसे यौगिक बोलते हैं। यौगिक भी आपका जो होता है वो 4 प्रकार का होता है। पहला आपके पास होता है प्रेरणार्थक क्रिया,
दूसरा होता है संयुक्त क्रिया, तीसरा होता है अनुकरणात्मक क्रिया और चौथा होता है नाम धातु क्रिया। इसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़े जब हम लोग अगला क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि क्रिया का मूल रूप कहलाता है। बताइए क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? जस्ट पढ़े तो जी हाँ, क्रिया का मूल रूप जो है वो आपका यहाँ पे क्वेश्चन के अनुसार धातु कहलाता है ना। क्या कहलाता है? धातु कहलाता है, जो आपका स्वतंत्र अवस्था में जो है वो आपका होता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्नलिखित क्रिया में से कौन सी क्रिया अनुकरणात्मक नहीं है। देखिए ये मैं आपको बताई थी ना कि यौगिक के अंदर 4 पार्ट होता है, जिसमें आपका एक जो होता है अनुकरणात्मक होता है। यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं अनुकरणात्मक की, तो याद रखिए कि किसी भी कल्पित या वास्तविक ध्वनि के अनुसार जो क्रिया बनती है ना, उसे ही अनुकरणात्मक क्रिया बोलते हैं। जैसे आप याद रखिएगा, इसमें खटखट, खटखट से खटखटाना बन सकता है, सनसन से सनसनाना बन सकता है। तो इस तरह से जो आपका शब्द बनता है ना, उसे ही क्या बोलते हैं? अनुकरणात्मक बोलते हैं। अगर आप यहाँ पे देखिएगा तो फड़फड़, फड़फड़ाना, मिम मम मम, मिमियाना, झूठ झूठ, ये आपका गलत हो जाएगा क्योंकि हिन हिनियाना तो हो जाएगा, लेकिन आपका झूठ झूठ यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहा। दैट मीन्स आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि आपका अनुकरणात्मक नहीं है। मतलब क्या है कि जिस शब्द में आपका इस तरह से शब्द आए, डबल शब्द आता है, उसी को बोलते हैं अनुकरणात्मक। बाकी इसमें जिस तरह से ऐसा शब्द नहीं आता है उसको अनुकरणात्मक नहीं बोलते हैं। ठीक है, इसे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि निम्नलिखित वाक्य में कौन सा ऐसा वाक्य है जिसकी क्रिया कर्ता के लिंग अनुसार ठीक नहीं है। यानी कि कर्ता के लिंग अनुसार कौन सा ऐसा कथन है जो ठीक नहीं है। तो देखिए इसके लिए आप आ जाइए ऑप्शन नंबर सी में। क्या दिया हुआ है? हाथी सोती है। हाथी सोता है होता है, हाथी सोती है नहीं होता है, इसलिए आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि चिड़िया आकाश में उड़ रही है। इस वाक्य में उड़ रही क्रिया किस प्रकार का है? तो देखिए उड़ रही क्रिया जो है ना, वो आपका आकर्मक क्रिया है। ठीक है, क्या है? आकर्मक क्रिया। चलिए अब हम लोग आकर्मक और सकर्मक के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए होता क्या है कि कर्म की दृष्टि से क्रिया के 2 भेद होते हैं। पहला होता है आपका सकर्मक क्रिया, दूसरा होता है आकर्मक क्रिया। आपको सकर्मक क्रिया आकर्मक क्रिया में सिर्फ एक पॉइंट याद रखना जो आपका सबसे इम्पोर्टेंट है कि सकर्मक क्रिया जो होता है ना, वो आपका इसको पहचानने का एक ही तरीका है आपका कि किसी भी क्रिया का पहचान जो है वो क्या और किसको प्रश्न करने से होता है। तो इन दोनों शब्दों से बने प्रश्न का उत्तर मिल जाए तो समझिएगा कि वो क्या है? आपका सकर्मक क्रिया है। क्या है? सकर्मक क्रिया है। क्या चीज़? आपका क्या और किसको। पहले देखिए कि क्वेश्चन जो आपके पास दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में आपको क्या या फिर किसको आ रहा है। अगर क्या और किसको आया तो समझिए कि आपका सकर्मक क्रिया है, और क्या या फिर किसको इस क्वेश्चन इस जो आपके पास शब्द दिया उससे ये क्वेश्चन नहीं बन रहा, दैट मीन्स आपका क्या है? आकर्मक क्रिया है। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि चिड़िया आकाश में उड़ रही है। तो चिड़िया आकाश में उड़ रही है, चिड़िया कहाँ उड़ रही है, चिड़िया कैसे उड़ रही है, लेकिन चिड़िया क्या उड़ रही है और चिड़िया किसका उड़ रही है तो आपके पास क्वेश्चन में नहीं आ रहा है। दैट मीन्स आपका क्या हो जाएगा? आकर्मक क्रिया हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि साकर्मक क्रिया उसे बोलते हैं जो आपका किसी भी वाक्य में जो है वो आपका क्या या किसको से प्रश्न करने पर जो शब्द बनता है उसे साकर्मक क्रिया बोलते हैं, या क्या या किसको करने पे वो शब्द नहीं बनता तो उसे आकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, चलिए इसको हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देंगे तो समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में आकर्मक क्रिया है। देखिए इसमें आपको आकर्मक क्रिया बताना है कि इसमें किसमें जो है आपका आकर्मक क्रिया है। तो अगर हम आकर्मक क्रिया की बात करते हैं, देखिए गेहूं पिस रहा है। ठीक है, गेहूं क्या पिस रहा है यहाँ पे नहीं हो सकता। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा तो मैं बालक को जगाता हूँ। मैं किसको जगाता हूँ? यहाँ पे किसको आ रहा है ना, राम पत्र लिखता है। राम क्या लिखता है? क्या आ रहा है ना, मदन गोपाल को हंसा रहा है। मदन किसको हंसा रहा है? तो देखिए ये आपका तीनों जो है ना वो आपका साकर्मक क्रिया का एग्जाम्पल है, क्योंकि ये तीनों में आपका क्या या फिर किसको आ रहा है। लेकिन गेहूं क्या पिस रहा है इस तरह से तो शब्द हम लोग नहीं पूछ सकते हैं ना। दैट मीन्स आपका क्या हो जाएगा? आकर्मक क्रिया हो जाएगा। ठीक है, यही डिफरेंस आपका होता है आकर्मक और साकर्मक क्रिया में। आपको बस इतना थोड़ा सा डिफरेंस जो है आपको याद रखना है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास के निम्नलिखित में से किस वाक्य में आकर्मक क्रिया है। तो देखिए इसमें जिसमें आपका आकर्मक क्रिया है वो क्या है? आपका ज्योति रोती है। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा? आकर्मक क्रिया हो जाएगी, क्योंकि ज्योति क्या रोती है ऐसा तो क्वेश्चन नहीं हो सकता है ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, सुमित सो रहा है वाक्य में क्रिया का भेद बता दो। जी हाँ, सुमित सो रहा है आकर्मक, ये इस क्रिया में जो आपका क्रिया का भेद हो रहा है वो आपका आक्रामक क्रिया है। क्या है? आक्रामक क्रिया है ना।
वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि वह घर पहुंच गया है, इस वाक्य में पहुंच गया निम्नांकित में से किस क्रिया का उदाहरण है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं ना, वह घर पहुंच गया, तो यह आपका जो है ना संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। किस क्रिया का उदाहरण है? संयुक्त क्रिया का उदाहरण। चलिए अगर हम लोग बात करते हैं ना संयुक्त क्रिया की, तो याद रखिए कि जो क्रिया दो या दो से अधिक धातुओं से मिलकर बनता है उसे क्या बोलते हैं? संयुक्त क्रिया बोलते हैं। जैसे चलना, फिरना, लिखना, पढ़ना, आना जाना, इस तरह से जो शब्द बनता है ना उसे ही क्या बोलते हैं? संयुक्त क्रिया बोलते हैं ना। इसमें ऐसे भी शब्द जैसे चल देना, खा लेना, पी लेना, ऐसे पहुंच गया, इस तरह से जो शब्द होते हैं ना वो आपके किस में आते हैं? संयुक्त क्रिया में आते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा? संयुक्त क्रिया हो जाएगा ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि जब क्रिया के कार्य का फल कर्म पर पड़ता है तो उसे क्या बोलते हैं? बहुत ईजी सा क्वेश्चन है ये तो जी हाँ, जब क्रिया के कार्य का फल जो है वो आपका कर्म में पड़ता है तो उसे क्या बोलते हैं? सकर्मक क्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सकर्मक क्रिया बोलते हैं। ये आपका एक तरह से डेफिनेशन भी हो जाएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि निम्न शब्दों में से क्रिया नहीं है, मतलब कौन सा शब्द है जो आपका क्रिया नहीं है। तो देखिए आपके पास लिखना क्रिया, लिखवाना क्रिया है, चलना क्रिया है, गिरवाना क्रिया है, लेकिन छाया जो है आपका क्रिया नहीं है। तो ये आपका करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा ना। वही नेक्स्ट आपके पास कि सकर्मक क्रिया कौन है, बताइए इसमें से सकर्मक क्रिया आपको बताया। तो जी हाँ, इसमें अगर आप देखिएगा तो लिखना जो है ना, लिखना आपका सकर्मक क्रिया है ना, क्योंकि क्या सो रहा है, क्या बैठ रहा है, क्या हंस रहा है, ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन क्या लिख रहा है ऐसा हो सकता है, इसलिए आपका ये क्या हो जाएगा? सकर्मक क्रिया हो जाएगा ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं, बताइए। 10 पढ़े तो जी हाँ, संयुक्त क्रिया जो होता है वो आपका दो क्रिया या दो से अधिक क्रिया का एक साथ होना जो है आपका क्या कहलाता है? संयुक्त क्रिया कहलाता है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। वही नेक्स्ट है आपके पास कि जो शब्द काम का नाम बताए उसे क्या कहते हैं। तो जी हाँ, जो शब्द काम का नाम बताता है उसे क्या बोलते हैं? क्रिया बोलते हैं। जो शब्द नाम बताता है उसे क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि धातु के कितने भेद होते हैं। तो जी हाँ, हम लोग जस्ट पढ़ेंगे धातु के कितने भेद होते हैं। तो वह आपके 2 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं इसके बारे में डिटेल्स में समझते हैं। तो धातु के 2 भेद आपका, एक मूल धातु होता है, एक यौगिक धातु होता है। अगर मूल धातु की बात करते हैं तो मूल धातु जो होता है आपका स्वतंत्र होता है, जो कि किसी अन्य शब्द पर निर्भर नहीं होता। जैसे आ, जा, खा, पी, रह, पढ़, खेल, दौड़, इस तरह के जो शब्द होते हैं आपके मूल धातु आते हैं। वहीं अगर हम लोग यौगिक धातु की बात करते हैं तो यौगिक धातु जो है आपका मूल धातु में प्रत्यय जोड़कर या फिर एकाधिक धातुओं को संयुक्त करके या फिर संज्ञा और विशेषण में प्रत्यय जोड़कर जो है आपका बनाया जाता है। ठीक है, बोल सकते हैं दौड़ प्लस ना, दौड़ना हो गया, दौड़वाना हो गया। देखिए इसमें भी 2 तरह से होता है। ये एक आपका होता है प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, दूसरा होता है द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। ये भी आपका किस में आता है? तो यह आपका यौगिक के प्रकार में आता है ना। यौगिक के 3 भेद बेसिकली होते हैं। एक आपका होता है प्रेरणार्थक क्रिया, फिर बोल सकते हैं प्रेरणार्थक धातु, दूसरा होता है यौगिक क्रिया, फिर बोल सकते हो धातु, और तीसरा होता है आपका नाम धातु। ठीक है, तो आपका अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया में, तो देखिए आपका मूल धातु तो दौड़ हो गया, दौड़ में ना लगाएंगे तो दौड़ना हो जाएगा, वो आपका प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया हो गया। वहीं द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया जो है आपका दौड़वाना, ये आपका द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया हो गया। इसमें याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि वह खाना खाकर सो गया। इसमें खाकर कौन सी क्रिया है? देखिए कौन सी क्रिया है? तो जी हाँ, अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं खाकर, तो खाकर जो है वो आपका पूर्णकालीन क्रिया है। कौन सी क्रिया है? पूर्णकालीन क्रिया है। पूर्णकालीन क्रिया के बारे में समझते हैं। ये आपका किसके अंदर आता है? देखिए व्युत्पत्ति के अनुसार न क्रिया के भेद जो है वो आपके 3 होते हैं। ठीक है, एक आपका होता है मूल क्रिया, दूसरा होता है यौगिक क्रिया, तीसरा होता है पूर्णकालिक क्रिया। ठीक है, तो आपका व्युत्पत्ति के अनुसार जो है वो क्रिया के 3 भेद होते हैं। पहला की अगर हम लोग बात करते हैं मूल क्रिया, तो हम लोग जस्ट पढ़े हैं कि जो क्रिया किसी दूसरे शब्द के संयोग से ना बनी होती है उसे ही क्या बोलते हैं हम लोग? मूल क्रिया बोलते हैं। जैसे खाना, पीना, उठना, जागना, आ, जा, इस तरह के ना। वहीं यौगिक क्रिया हम लोग जैसे पढ़े हैं कि जो क्रिया अन्य शब्दों या फिर प्रत्ययों को जोड़कर बनाई जाती है उसे क्या बोलते हैं? यौगिक क्रिया बोलते हैं। जैसे आ जाना, चला जाना, खा लेना, भूल जाना, इस तरह के शब्द को ना। देखिए इसी में अगर हम लोग देखते हैं तो आपका तीसरा नंबर पर आता है पूर्णकालिक क्रिया। इसमें क्या होता है कि जिस क्रिया का सिद्ध या फिर संपन्न होना जो है वो किसी दूसरी क्रिया के सिद्ध या फिर संपन्न होने के पहले पाया जाए, जो लिंग, वचन, पुरुष स्वतंत्र हो, उसे ही पूर्णकालिक क्रिया कहते हैं। देखिए उदाहरण के अनुसार समझिए। जैसे यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि रवि रंजन पढ़कर सो गया, शाश्वत खाना खाकर विद्यालय
जाता है। इस वाक्य में अगर आप देखिएगा तो पढ़कर और खाकर जो है आपका पूर्णकालिक क्रिया। तो याद रखिएगा कि पढ़कर, खाकर, उठकर, सोकर, जाकर, इस तरह से जो भी शब्द होते हैं ना जो आपके कंप्लीट हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे अगर आप देखिएगा कि रवि रंजन जो है वो पढ़कर सोता है, तो पढ़कर वो कम्प्लीटली वो सो गया, मतलब अपना काम फिनिश कर लिया। वहीं शाश्वत खाकर विद्यालय जाता है, उसका काम जो है वो पूरा होता है। इस तरह के कार्य को क्या बोलते हैं? पूर्णकालिक क्रिया बोलते हैं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि संयुक्त क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो जी हाँ, संयुक्त क्रिया के टोटल 11 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 11 भेद होते हैं, इसे याद रखिएगा, ठीक है। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि मैं पत्र लिखूंगा वाक्य में कौन सी क्रिया है, बताइए। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो जी हाँ, मैं पत्र लिखूंगा में जो क्रिया है ना वो आपका समापिका क्रिया है। देखिए इसमें भी आपका 2 तरह का होता है। पहला होता है आपका समापिका, दूसरा होता है असमापिका। अब ये क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो देखिए क्रिया के ही भेद के अंदर आता है समापिका और असमापिका। समापिका क्रिया की बात करते हैं तो जो क्रिया वाक्य को समाप्त करती है उसे समापिका क्रिया कहते हैं। समापिका क्रिया जो है वो आपका प्रायः वाक्य के अंत में रहते हैं, याद रखिएगा। जिसका जैसे हम लोग एग्जाम्पल में ले सकते हैं, अनुराग अभिषेक को पत्र लिखेगा। इस वाक्य में लिखेगा समापिका क्रिया है, ठीक है। तो इस तरह से जब भी कोई भी क्रिया जो होता है ना वो आपका वाक्य के अंत में रहता है तो उसे क्या बोलते हैं? समापिका क्रिया है। और यह वाक्य के अंत में ही आया है तथा यह वाक्य को समाप्त कर देता है, ठीक है। तो जो आपका वाक्य को समाप्त कर देता है, वाक्य के लास्ट में आता है, उसे क्या बोलते हैं? समापिका क्रिया बोलते हैं। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं असमापिका क्रिया की, तो जो क्रिया जो है वो वाक्य के अंत में ना आकर वाक्य में कहीं और स्थान पर आती है तो उसे असमापिका क्रिया बोलते हैं। जैसे छोटे छोटे बालक खेलते खेलते थक गए। इसमें खेलते खेलते जो है वो आपके वाक्य के अंत में नहीं आकर वाक्य के बीच में आया है और इस वाक्य को समाप्त नहीं कर रहा है, इसीलिए इसे क्या बोलेंगे? असमापिका क्रिया बोलेंगे। दैट मीन्स क्या है? सिंपल सा आप इसमें डिफरेंस याद रखिएगा कि समापिका क्रिया का मतलब होता है कि अगर वाक्य का अंत जो है वो अगर क्रिया से होता है, जैसे खेलेगा, जाएगा, आएगा, रहेगा, सोएगा, तो इस तरह के शब्द को क्या बोलेंगे? समापिका क्रिया बोलेंगे। वहीं असमापिका क्रिया जो है वैसा क्रिया जो आपका बीच में आता है, जैसे खेलते खेलते, पढ़ते पढ़ते, करते करते, चलते चलते, इस तरह से शब्द आता है ना, और अगर वो बीच में आए तो आपका क्या हो जाएगा? असमापिका क्रिया हो जाएगा, ठीक है। इसे याद रखिएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि क्रिया या धातु के अंत में जो प्रत्यय लगाकर क्रिया बनती है उसे क्या कहते हैं? बहुत इजी क्वेश्चन। तो जी हाँ, उसे बेसिकली हम लोग कृदंत क्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कृदंत क्रिया बोलते हैं। इसे याद रखिएगा। कृदंत जो है ना वो आपका एक अलग तरह का होता है। जैसे हम लोग कृदंत क्रिया की बात करते हैं, इसमें आप याद रखिएगा कि क्रिया या फिर धातु के अंत में जो प्रत्यय लगाकर क्रिया बनती है ना उसे ही हम लोग कृदंत क्रिया बोलते हैं। जैसे बैठ प्लस आप बैठा, चढ़ प्लस ओ चढ़ो, इस तरह के शब्द को ना, चल प्लस ओ चलो, पढ़ प्लस आ पढ़ा, जी प्लस ओ जियो, इस तरह से जो शब्द होता है ना वो आपका कृदंत क्रिया जो है वो कहलाता है। कृदंत क्रिया के 4 भेद होते हैं। पहला आपका होता है वर्तमान कालीन कृदंत क्रिया, वहीं दूसरा होता है भूतकालीन कृदंत क्रिया, तीसरा होता है पूर्णकालिक कृदंत क्रिया, चौथा होता है तात्कालिक कृदंत क्रिया, ठीक है। तो इसे आप याद रखिएगा। अगर हम लोग बात करते हैं वर्तमान कृदंत क्रिया की, तो जैसे पढ़ प्लस ता पढ़ता, चढ़ प्लस ता चढ़ता, इसे क्या बोलेंगे? वर्तमान कालीन कृदंत क्रिया बोलेंगे। वहीं आपका भूतकालीन क्रिया में क्या हो जाएगा? गिर प्लस ई गिरी, निकल प्लस ई निकली, बैठ प्लस आ बैठा। दैट मीन्स क्या हो रहा है कि यहाँ पे आ ई उ मतलब किसी भी मात्रा वाला शब्द अगर अब आपका यूज होगा ना तो आपका भूतकालीन कृदंत क्रिया के अंदर आएगा। और अगर आपके पास ता, ते, ती, तो इस तरह के शब्द से अगर कोई शब्द जो है वो अंत होता है तो वो आपका वर्तमान कालिक कृदंत के अंदर आएगा। वहीं पूर्णकालिक कृदंत के अंदर क्या आएगा? पढ़कर, पढ़ प्लस कर पढ़कर, निकल प्लस कर निकल कर, यानी कि जिस शब्द के लास्ट में कर वर मतलब कोई शब्द के लास्ट में इस तरह से शब्द आता है तो उसे बोलेंगे पूर्णकालिक क्रिया। वहीं तात्कालिक कृदंत क्रिया किसको बोलेंगे? तो चलते ही, उठते ही, जाते ही, रहते ही, ठहरते ही, इस तरह के जो शब्द होते हैं ना वो आपके तात्कालिक कृदंत क्रिया में आते हैं। तो ये आपको चारों पार्ट जो है वो आपको अच्छे से याद रखना है। पहला में ता, ते, ती लगेगा, दूसरा में आ, ई, ए, ओ इस तरह के शब्द लगेगा, तीसरा में कर पर इस तरह से शब्द लगेगा, चौथा में आपका ही लगेगा, चलते ही, बैठते ही, करते ही, इस तरह से शब्द लगेगा। तो आपको चारों पार्ट जो है वो आपको अच्छे से याद रखना है।
चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि किस क्रिया का अपना अर्थ नहीं होता, बताइए। तो जी हाँ, जिस क्रिया का अपना अर्थ नहीं होता उसे बेसिकली क्या बोलते हैं, उसे रंजक क्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रंजक बोलते हैं। चलिए अगर हम लोग रंजक क्रिया की बात करते हैं तो इसमें आप याद रखिए कि जो क्रिया मुख्य क्रिया के प्रभाव में वृद्धि करती है वह आपका रंजक क्रिया कहलाती है। जैसे रंजक क्रिया का अपना अर्थ नहीं होता है, यह मुख्य क्रिया के साथ बाद में प्रयुक्त होता है। जैसे सुष्मिता ने कहानी सुना दी, प्रियंका ने नीतू को भूगोल पढ़ा दिया। अगर आप इन दोनों वाक्य में देखिएगा तो आपका दी या फिर दिया शब्द जो है वो सुना या फिर पढ़ा को प्रभावशाली बनाता है। अतः यहाँ पे दी और दिया जो है वो आपका एक तरह का रंजक शब्द है। तो याद रखिएगा इस तरह के शब्द को क्या बोलते हैं, रंजक शब्द बोलते हैं ना, जिसका कि अर्थ नहीं होता है। पूछा गया है ना कि किस क्रिया का अपना अर्थ नहीं होता, तो रंजक का अपना कोई अर्थ नहीं होता, इसे याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि धातु के बाद वा प्रत्यय जोड़कर कौन सी क्रिया बनती है। तो जी हाँ, धातु में वा प्रत्यय जोड़ के जो आपका क्रिया बनता है वो क्रिया कौन सा है, तो वह है आपका द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। क्या है, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। जस्ट पढ़े थे ना, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया में क्या था, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया में आपका था दौड़ना, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया में क्या था, दौड़वाना। तो वाह लग करके बन रहा है तो ये आपका क्या हो जाएगा, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा। वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि धातु के बाद आ प्रत्यय जोड़कर कौन सी क्रिया बनती है। तो देखिए धातु में आ प्रत्यय जोड़ के कौन सी क्रिया बनता है, बहुत ईजी, जैसे भी हम लोग पढ़े थे कुछ देर पहले। तो जी हाँ, धातु में आ प्रत्यय जोड़ के प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया बनता है और वा प्रत्यय जोड़ करके द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया बनता है, याद रखिएगा, ठीक है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, आयुषी रोते रोते सो गई, इसमें आपका कौन सा क्रिया। तो जी हाँ, आयुषी रोते रोते सो गई आपका असमापिका क्रिया। जैसे रोते रोते, खाते खाते, बैठते बैठते, कुछ भी इस तरह के शब्द आते हैं वो क्या होता है आपका समापिका क्रिया होता है ना। समापिका असमापिका क्रिया हम लोग जस्ट पढ़े हैं कुछ देर पहले। वही नेक्स्ट है आपके पास कि वृत्ति कहते हैं, बताइए वृत्ति किसको बोलते। तो जी हाँ, अगर हम लोग वृत्ति को देखते हैं तो वृत्ति जो होता है ना आपका भाव सूचक क्रिया होता है। क्या होता है, भाव सूचक क्रिया होता है, इसे याद रखिएगा, ठीक है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि कृदंत क्रिया के कितने भेद होते हैं, हम लोग जस्ट पढ़े हैं। तो जी हाँ, कृदंत क्रिया के 4 भेद होते हैं। चारों भेद कौन कौन से होते हैं हम लोग जस्ट पढ़े हैं। क्या होता है, वर्तमान कालिक कृदंत क्रिया होता है, भूतकालिक कृदंत क्रिया होता है, पूर्णकालिक कृदंत क्रिया और चौथा होता है आपके पास तात्कालिक कृदंत क्रिया। पहला में ता लगता है, दूसरा में आ ई उ इस तरह से सब लगते हैं, तीसरा में कर लगता है और चौथा में ही लगता है, जैसे चलते ही, बैठते ही, उठते ही, ठीक है, याद रखिएगा ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि मूल धातु में कर लगाकर कौन सी क्रिया बनता है, बताइए। तो जी हाँ, मूल धातु में कर लगाकर जो आपका क्रिया बनता है उसे क्या बोलते हैं, पूर्णकालिक कृदंत क्रिया बोलते हैं ना। हम लोग जस्ट पढ़े हैं ना, पूर्णकालिक कृदंत क्रिया में क्या होता है, तो कर होता है। वहीं भूतकालीन कृदंत क्रिया में क्या होता है, तो आ ई उ इस तरह से शब्द होते हैं। वर्तमान कालीन कृदंत क्रिया में ता होता है और तात्कालिक कृदंत क्रिया में ही होता है, चलते ही, बैठते ही, उठते ही, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन पे जो है आपका कि भाव सूचक क्रिया के या फिर बोल सकते हो अर्थ के अनुसार क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो जी हाँ, अगर हम लोग बात करते हैं क्रिया के भेद के तो याद रखिए कि आपका अर्थ के अनुसार क्रिया के टोटल 5 भेद होते हैं। देखिए अगर हम लोग बात करते हैं कि क्रिया के अनुसार 5 भेद जो है वो कौन कौन से होते हैं, तो देखिए इसमें सबसे पहले आपका होता है निश्चयार्थक क्रिया, दूसरा होता है संभावनार्थक क्रिया, तीसरा होता है संदेहार्थक क्रिया, चौथा होता है आज्ञार्थक क्रिया और पांचवा होता है आपका संकेतार्थक क्रिया। तो इस तरह से आपके टोटल 5 भेद जो है आपके होते हैं किसके अनुसार, तो अर्थ के अनुसार क्रिया के कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं, याद रखिए। क्वेश्चन आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अगर हम लोग बात करते हैं निश्चयार्थक क्रिया की, तो निश्चयार्थक क्रिया का उदाहरण के अकॉर्डिंग समझिए, जैसे आपका विनीत पटना गया, प्रमोद आज नहीं आएगा, इस तरह के जो आएगा, जाएगा आदि इस तरह के जो शब्द लगे होते हैं ना किसी भी शब्द के लास्ट में, तो उसे हम लोग बोलते हैं निश्चयार्थक क्रिया। वहीं संभावनार्थक क्रिया में क्या होता है, जैसे यहाँ पे देखिए पाकिस्तान का युद्ध ना हो या फिर ना हो तो अच्छा होगा, मतलब इसमें एक आपका संभावना व्यक्त किया जा रहा है, तो इस तरह के शब्द को क्या बोलेंगे, संभावनार्थक शब्द बोलेंगे। वहीं संदेहार्थक शब्द में क्या हो जाएगा, जैसे एग्जाम्पल में आप समझिए सुरेंद्र आज कॉलेज गया होगा,
इस तरह का जो शब्द होता है, जैसे गया होगा, अब गया है कि नहीं गया है कंफर्म नहीं है, लेकिन गया होगा ऐसा बोला जा रहा है, तो इस तरह के शब्द को क्या बोलेंगे, संदेहार्थक शब्द बोलेंगे। वही आज्ञार्थक शब्द में क्या होता है, देखिए जैसे सदा सच बोलो, झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ मत बोलो, कृपा कर मुझे जाने दो, इस तरह का शब्द जो होता है ना वो आपका आज्ञार्थक शब्द होता है। वहीं आपका नेक्स्ट और पांचवा है आपका संकेतार्थक शब्द। जैसे मान लो कि मैं एग्जाम्पल में आपको बता रही हूँ, यदि देश में प्रचुर अन्न उपजता तो लोग भूखे नहीं मरते, ये आपका एक बेसिक एग्जाम्पल है किसका, संदेहार्थक क्रिया का ना। तो इस तरह से आपके 5 भेद होते हैं और 5 भेद को आपको जो है अच्छे से याद रखना है, ठीक है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि किताब रखकर चले जाओ, वाक्य में कौन सी क्रिया है। देखिए एकदम सिंपल सा आपको ये समझ में आ रहा है कि तो जी हाँ, ये कौन सा है, ये आपका आज्ञा सूचक शब्द है। इसमें एक तरह का आज्ञा दिया जा रहा है कि किताब रखो और तुम चले जाओ, तो क्या बोला जा रहा है, एक तरह का आज्ञा दिया जा रहा है। दैट मीन्स क्या है आपका आज्ञार्थक क्रिया, या फिर बोल सकते हो आज्ञा सूचक शब्द जो है ये आपका है ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कार्य के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो जी हाँ, अगर हम लोग कार्य के आधार पर बात करते हैं ना, तो हम लोग पढ़े हैं कि कार्य के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं। पहला आपका सकर्मक क्रिया होता है, दूसरा आपका आकर्मक क्रिया होता है। इसे हम लोग बहुत डिटेल्स में बेसिक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, टॉपिक के अकॉर्डिंग और जितने भी इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं सारे के अकॉर्डिंग इसको स्टडी किए हैं। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि सकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं, बताइए। तो जी हाँ, सकर्मक क्रिया के अगर भेद की हम लोग बात करते हैं तो सकर्मक क्रिया के टोटल 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। पहला आपका होता है एक कर्मक सकर्मक क्रिया, दूसरा होता है द्विकर्मक क्रिया, तीसरा होता है आपका अपूर्ण सकर्मक क्रिया, ठीक है। तो इस तरह से आपके सकर्मक क्रिया के कितने भेद हुए, 3 भेद हुए, याद रखिएगा, ठीक है। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं, बताइए। बहुत ईजी सब क्वेश्चन और बहुत ईजी से आंसर है। तो जी हाँ, काम का नाम बताने वाले शब्द को क्रिया कहते हैं, है ना, और नाम बताने वाले शब्द को क्या बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि क्रिया के रूप परिवर्तित होते हैं, बताइए। क्रिया के रूप परिवर्तित किसके अकॉर्डिंग होते हैं। तो जी हाँ, क्रिया के रूप परिवर्तित जो है ना वो आपके लिंग के अनुसार होता है, वचन के अनुसार होता है और पुरुष के अनुसार होता है। दैट मीन्स ये सभी के अनुसार जो है वो आपका क्रिया के रूप में परिवर्तित जो है वो होता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि क्रिया मूल किसे कहते हैं। तो जी हाँ, अगर हम लोग क्रिया मूल की बात करते हैं, धातु को हम लोग क्रिया मूल कहते हैं। क्या बोलते हैं, धातु को हम लोग क्रिया मूल कहते हैं ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि क्रिया बनाने के लिए धातु में क्या जोड़ा जाता है, बताइए। बहुत ईजी है। तो जी हाँ, क्रिया बनाने के लिए धातु में हमेशा ना जोड़ा जाता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि मूल धातु का प्रयोग आज्ञार्थक रूप में किसके साथ किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जी हाँ, मूल धातु का प्रयोग जो है वो आपका आज्ञार्थक रूप में तू के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, तू के साथ जो है वो आपका किया जाता है, याद रखिएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि मूल धातु होती है, बताइए मूल धातु क्या होती है। तो हम लोग हमेशा से पढ़े हैं कि मूल धातु जो होता है वो आपका स्वतंत्र होता है ना। क्या होता है, स्वतंत्र होता है ना। वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि नाम धातु से किस प्रत्यय का योग होता है। तो जी हाँ, नाम धातु से जो है ना वो आपका आ का प्रत्यय जो है वो होता है, यानी कि योग आ प्रत्यय का योग जो है वो आपका होता है ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि संज्ञा और विशेषण शब्दों में प्रत्यय लगाकर जो धातुएं बनती हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो जी हाँ, संज्ञा और विशेषण लगा के जो धातु आपका बनता है ना उसे नाम धातु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नाम धातु बोलते हैं ना। वही नेक्स्ट है आपके पास कि संज्ञा विशेषण और क्रिया विशेषण शब्दों के बाद जब 2 अलग अलग धातु आते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं। तो जी हाँ, इसके बाद अगर 2 अलग अलग धातु आते हैं ना तो उसे हम लोग सम्मिश्र धातु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सम्मिश्र धातु बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। वही नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कि निम्न विकल्पों में से सकर्मक क्रिया का चयन कीजिए। बहुत इजी है, बहुत बार हम लोग सकर्मक और अकर्मक क्रिया पढ़े हैं। तो जी हाँ, अगर आप यहाँ पे देखिएगा तो तड़पाना, तड़पाना क्या है, एक आपका सकर्मक क्रिया है। क्या है, सकर्मक क्रिया। बाकी यहाँ पे और भी जितने दिए हुए हैं वो आपके सकर्मक क्रिया नहीं है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास ध्वनि के अनुकरण पर जो धातु बनती है उसे क्या कहते हैं। जी हाँ, ध्वनि के अनुकरण पे जो आपका धातु बनता है उसे अनुकरणात्मक धातु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनुकरणात्मक धातु बोलते हैं। वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि द्विकर्मक क्रिया में डैश रिक्त स्थान भरिए क्या होता है। तो जी हाँ, अगर हम लोग बात करते हैं द्विकर्मक क्रिया में, तो द्विकर्मक क्रिया जो होता है ना वो आपका प्रथम कर्म प्राणीवाचक होता है और द्वितीय कर्म जो है वो आपका अप्राणीवाचक होता है, याद रखिएगा। तो उसे क्या बोलते हैं, द्विकर्मक क्रिया कहते हैं ना।
वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि जहाँ क्रिया में कर्म की आवश्यकता नहीं होती उसे क्या कहते हैं? तो जी हाँ, जहाँ क्रिया में कर्म की आवश्यकता नहीं होती है ना, उसे बेसिकली अकर्मक क्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अकर्मक क्रिया बोलते हैं ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि सकर्मक क्रिया वाला वाक्य है, बताइए इसमें से सकर्मक क्रिया वाला वाक्य कौन सा है? तो जी हाँ, सतीश ने केले खरीदे, ये आपका क्या है? सकर्मक क्रिया वाला एक वाक्य है। मैं आपको बताई थी ना सकर्मक क्रिया का पहचान क्या होता है कि अगर आप क्वेश्चन करते टाइम अगर आपका क्या या फिर किसको आता तो समझिए कि वो क्या है आपका सकर्मक क्रिया। जैसे सतीश ने क्या खरीदा, इस तरह से शब्द आ रहा है ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा? सकर्मक क्रिया हो जाएगा। अगर किससे भी होता तो भी आपका ये सकर्मक क्रिया होता ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि अकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो जी हाँ, अगर हम लोग अकर्मक क्रिया की बात करते हैं तो अकर्मक क्रिया के टोटल 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। चलिए अगर इसमें हम लोग देखते हैं तो एक होता है आपका पूर्ण अकर्मक क्रिया और दूसरा होता है आपका अपूर्ण अकर्मक क्रिया ना। जैसे पूर्ण अकर्मक क्रिया का एग्जाम्पल आप ले सकते हो कि राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो आपका दिल्ली जा रही है, ये आपका क्या है? जाना जो है ना वो आपका एक क्रिया जो है स्वयं पूर्ण है, अतः इसमें जाना क्रिया को हम लोग बोलेंगे पूर्ण आकर्मक क्रिया। वहीं अगर हम लोग अपूर्ण आकर्मक क्रिया की बात करते हैं तो एग्जाम्पल में हम लोग एक वाक्य लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम लोग लेते हैं राधिका डॉक्टर बनेगी, तो बनेगी जो है ना वो आपका एक तरह का अपूर्ण आकर्मक क्रिया है, तो इस तरह के शब्द को क्या बोलेंगे? पूर्ण आकर्मक क्रिया बोलेंगे ना। इस तरह से आपका आकर्मक क्रिया के 2 भेद होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि सकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं? बताइए, क्वेश्चन रिपीटेड हो गया ना। तो जी हाँ, सकर्मक क्रिया के टोटल 3 भेद होते हैं। वही नेक्स्ट है आपके पास कि जहाँ कर्ता स्वयं ना काम करके दूसरे को करने की प्रेरणा देता है वहाँ कौन सी क्रिया होगी? तो जी हाँ, इसमें अगर हम लोग क्रिया की बात करते हैं तो यहाँ पे आपका प्रेरणार्थक क्रिया होगा। कौन सा क्रिया होगा? प्रेरणार्थक क्रिया होगा ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि बच्चे खेलते खेलते थक गए, इस वाक्य में खेलते खेलते किस क्रिया का उदाहरण है? देखिए हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को प्रीवियस पार्ट में भी बहुत अच्छे से स्टडी किया। तो जी हाँ, आपका खेलते खेलते जो है ना वो आपका असमापिका क्रिया है। कौन सा क्रिया है? असमापिका क्रिया के उदाहरण है ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि यौगिक धातु है, बताइए यौगिक धातु क्या है? तो जी हाँ, दौड़ना जो है ना आपका इसमें यौगिक धातु है, याद रखिएगा। वही नेक्स्ट है आपके पास कि यौगिक क्रिया है, बताइए इसमें से यौगिक क्रिया कौन सा है? तो हम लोग यौगिक क्रिया की बात करते हैं तो चल देना जो है ना, चल देना, ले जाना, आ जाना, इस तरह के शब्द को क्या बोलते हैं? यौगिक क्रिया बोलते हैं ना। और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि घोड़ा दौड़ रहा था, इस वाक्य में क्रिया है, बताइए कौन सा क्रिया है? तो जी हाँ, इस वाक्य में जो आपका क्रिया है वो आपका दौड़ जो है वो आपका क्रिया है ना। वही नेक्स्ट है आपके पास की सकर्मक क्रिया है, बताइए सकर्मक क्रिया क्या है? तो जी हाँ, तड़पना जो है ना वो आपका क्या है? सकर्मक क्रिया, बाकी जितने भी हैं वो आपके सकर्मक क्रिया नहीं है। वही नेक्स्ट है आपके पास की संयुक्त क्रिया का उदाहरण कौन सा वाक्य है? तो जी हाँ, इसमें आपका संयुक्त क्रिया का उदाहरण जो है वो आपका ऑप्शन नंबर सी में है कि तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो। ठीक है, ये आपका क्या है? संयुक्त क्रिया का एक उदाहरण है ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्नलिखित वाक्यों में अकर्मक क्रियार्थक वाक्य है, बताइए अकर्मक क्रियार्थक वाक्य कौन सा है? तो जी हाँ, हम लोग फर्स्ट ऑप्शन में ही देखते हैं तो बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है, ये आपका क्या है? एक तरह का अकर्मक क्रियार्थक वाक्य है ना। और यहाँ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन जो है आपका कि जिस मूल शब्द से विकार होने से क्रिया बनती है उसे क्या कहते हैं? तो जी हाँ, जिस मूल शब्द में विकार होने से क्रिया बनती है ना उसे क्या बोलते हैं? यौगिक धातु बोलते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन पे जो है आपका कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? तो जी हाँ, इनके विशेषता बतलाने वाले शब्द को बेसिकली विशेषण कहा जाता है ना। विशेषण का डेफिनेशन ये होता है कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को हम लोग क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं ना। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो जी हाँ, अगर हम लोग विशेषण की बात करते हैं तो विशेषण टोटल 4 प्रकार के होते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं कि विशेषण 4 प्रकार के कौन कौन से होते हैं तो याद रखिए, एक आपका होता है पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिणामवाचक विशेषण और चौथा आपका होता है सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, तो इसे आप याद रखिएगा। देखिए इसमें अगर हम लोग देखते हैं कि गुणवाचक विशेषण में जो है ना वो आपका बेसिकली किसी भी चीज़ का गुण हो गया, रंग, अवस्था, दशा को जो बताता है ना उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं भला, बुरा, पापी, सुंदर, लंबा, चौड़ा, मोटा, इस तरह के जो शब्द होते हैं ना वो आपके आते हैं गुणवाचक विशेषण में। वही संख्यावाचक विशेषण में आपका जिस विशेषण शब्दों से ना संज्ञा शब्द की संख्या का बोध होना उसे बेसिकली संख्या
वाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 10 छात्र हो गए, 10सम वर्ग हो गया, 2 गुना हो गया, इस तरह से जो भी चीज़ें होते हैं ना उसे बेसिकली संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। देखिए संख्यावाचक विशेषण जो होते हैं ना वो आपकी 5 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका गणना बोधक, दूसरा होता है कर्म बोधक, तीसरा होता है आवृत्ति बोधक, चौथा होता है समुदाय बोधक और पांचवा होता है प्रत्येक बोधक। तो इसे आप याद रखिएगा। डिटेल्स में अगर इसकी बात करते हैं तो अगर गणना बोधक की बात करते हैं तो इसमें आपका 5 बंदर, 2 सेव, इस तरह से शब्द आते हैं। वहीं कर्म बोधक में आपका हो गया पहला स्त्री, पहला व्यक्ति, दूसरा स्त्री, इस तरह से जो शब्द होता है। ऐसे इसमें देखिए गणना बोधक में क्या हो रहा है आपका 5, 6, 2, 4 आ रहा है। कर्म बोधक में आपका क्या हो रहा है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा आ रहा है। वहीं आवृत्ति बोधक की बात करते हैं तो इसमें आपका 2 गुना, 4 गुना, 7 गुना, इस तरह से शब्द आते हैं। वहीं समुदाय बोधक की बात करते हैं तो 5 भाइयों, दोनों बहनें, इस तरह से जो भी आता है ना, मतलब एक ग्रुप में आता है, समुदाय में आता है। वहीं प्रत्येक बोधक की बात करते हैं तो ये आपका हर एक नेता हो गया, प्रत्येक विद्यार्थी हो गए, चोर जो है वो एक एक कर पकड़े गए, इस तरह के शब्द जो है ना वो आपके प्रत्येक बोधक में आते हैं। तो ये आपको इसमें याद रखना है कि इसमें संख्यावाचक विशेषण में जो कि आपके 5 प्रकार के होते हैं और 5 प्रकार का डेफिनेशन मैं आपको बता चुकी हूँ। वही आपका विशेषण का तीसरा प्रकार जो है वो आपका होता है परिणामवाचक विशेषण। इसमें क्या होता है आपका, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में सारा देश हो गया, पूरी दुनिया, थोड़ी दूध, इस तरह से जो शब्द होता है ना, कम जल, इस तरह से जो शब्द होता है ना उसे बेसिकली परिणामवाचक विशेषण बोलते हैं। परिणामवाचक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं। एक होता है आपका निश्चित परिणाम, दूसरा होता है अनिश्चित परिणाम। निश्चित परिणामवाचक से ही आपको पता चल रहा है जो कि आपका निश्चित होता है। जैसे 5 लीटर दूध, डलिया भर आम, तो वो आपका निश्चित है। वहीं अनिश्चित परिणामवाचक का क्या हो सकता है, जैसे थोड़ा पानी, थोड़ा दूध, कुछ चीनी, थोड़ा मोड़ा, इस तरह से जो शब्द होते हैं ना वो आपके अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण के अंदर आते हैं। वहीं आपका विशेषण का चौथा प्रकार जो होता है वो आपका होता है सार्वनामिक विशेषण। इसमें क्या होता है तो इसमें आप याद रखिएगा कि ये लड़कियां मेरे मोहल्ला की हैं। ये आपका एक बेसिक एग्जाम्पल है सार्वनामिक विशेषण की, याद रखिएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग विशेषण के अंदर कुछ विशेषण के जो भी पार्ट होते हैं सारे पार्टों को देख चुके हैं। चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास कि निम्नलिखित में से विशेषण चुनिए। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा शब्द जो है वो आपका विशेषण है। तो जी हाँ, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे थोड़ा जो है ना वो आपका विशेषण है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द विशेषण है। तो देखिए इसमें जो आपका विशेषण है वो है आपका सच्चा। सच्चा क्या है, आपका एक विशेषण है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्नलिखित वाक्य में कुछ शब्द विशेषण है उनका भेद छाटिए। यहाँ पे विशेषण तो है लेकिन आपको भेद बताना है। तो जी हाँ, अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो ये आपका कुछ शब्द जो है ना, कुछ का जो विशेषण है वो आपका है अनिश्चित संख्यावाचक, है ना। याद रखिएगा कि कुछ जो है ना, थोड़ा, कुछ हो गया, ये सब क्या आता है आपका अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंदर आता है। वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि आलस्य शब्द का विशेषण क्या है। तो जी हाँ, आलस्य शब्द का विशेषण जो है ना वो आपका अलस है। क्या है, अलस है ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा है। तो जी हाँ, अगर हम लोग गुणवाचक विशेषण की बात करते हैं तो नया जो है ना वो आपका एक गुणवाचक विशेषण है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। तो देखिए इसमें आपका जो विशेषण है ना वो आपका निपट है। निपट जो है ना वो आपका एक विशेषण है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास मानव शब्द से विशेषण बनेगा। बताइए मानव शब्द से कौन सा विशेषण बनता है। तो जी हाँ, मानव शब्द से आपका मानवीय बनता है। क्या बनता है, मानवीय बनता है, इसे याद रखिएगा। वही नेक्स्ट है आपके पास कि उत्कर्षण का विशेषण क्या होगा। तो जी हाँ, अगर उत्कर्षण की बात करते हैं तो उत्कर्षण का विशेषण जो है ना वो आपका उत्कृष्ट होता है। क्या होता है, उत्कृष्ट होता है। वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि आदर्श शब्द से विशेषण बनाइए। तो आदर्श शब्द से जो आपका विशेषण बनेगा ना वह है आपका आदरणीय। क्या है, आदरणीय, है ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि संस्कृत का विशेषण है। बताइए संस्कृत का विशेषण क्या है। तो जी हाँ, संस्कृत का विशेषण जो है ना वो आपका सांस्कृतिक है। क्या है, सांस्कृतिक है। वही नेक्स्ट आपके पास है कि पशु शब्द का विशेषण क्या है। तो जी हाँ, पशु शब्द की विशेषण की बात करते हैं तो पशु शब्द का विशेषण जो है ना वो आपका पाश्विक है। क्या है, पाश्विक है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है आपका विशेषण है। बहुत इजी क्वेश्चन है और बिल्कुल भी टफ नहीं है। अगर आप ध्यान से समझिएगा तो सारे क्वेश्चन को आप एक लाइन से सॉल्व कर पाइएगा। तो जी हाँ, इसमें अगर आप देखिएगा तो फुफेरा जो है ना वो आपका एक क्या है, शब्द जो है वो आपका विशेषण है।
अगर इसमें आप सोचिए कि फुफेरा यहाँ पे विशेषण कैसे हो गया, तो देखिए कुछ विशेषण जो होता है ना, कुछ विशेषण का शब्द निर्माण जो होता है ना, वो आपका संज्ञा के साथ होता है, सर्वनाम के साथ होता है, क्रिया के साथ होता है। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं संज्ञा के साथ ना, तो देखिए नी प्लस गुण से आपका निर्गुण बन सकता है, वहीं नी प्लस डर से आपका निडर बन सकता है। वहीं संख्या शब्द में प्रत्यय जोड़कर अगर बात करते हैं बनाने का, ये देखिए आपका उपसर्ग से संज्ञा शब्द जोड़ के बनाना था ना, वहीं अगर हम लोग संज्ञा शब्द से प्रत्यय जोड़ते हैं तो चाचा प्लस एरा चचेरा हो जाएगा, उसी तरह से फूफा प्लस एरा फुफेरा हो जाएगा ना। तो ये आपका जो शब्द बना है ना, वो आपका संज्ञा शब्द में प्रत्यय जोड़ने के बाद विशेषण बना है। तो इस तरह के शब्द को आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए कि ऐसा शब्द जो है वो आपका विशेषण के अंदर कैसे आया। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि प्रिय विशेषण के साथ प्रयुक्त होने वाली संज्ञा नहीं है, मतलब कौन सा नहीं है। तो देखिए आपका प्रिय विषय होगा, प्रिय कवि होगा, प्रिय मित्र होगा, लेकिन प्रिय बैरी नहीं होगा, इसलिए आपका डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग जो है वो विशेषण के रूप में हुआ है। तो जी हाँ, अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो याद रखिएगा कि ऑप्शन नंबर बी में आपका के पास क्या दिया हुआ है कि ये स्थान बहुत अच्छा है। ये आपका शब्द जो है ना वो आपका अच्छा जो यहाँ पे यूज हुआ है ना, वो आपका विशेषण के रूप में हुआ है ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि गुणवाचक, परिणाम बोधक, सार्वनामिक, संख्यावाचक ये सभी उदाहरण है। बताइए किस चीज़ के उदाहरण है। तो जी हाँ, ये सभी जो है ना वो आपके विशेषण के उदाहरण है। अभी हम लोग जस्ट विशेषण के बहुत सारे प्रकार के बारे में स्टडी किए हैं। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि मेरा कुत्ता काला है। वाक्य में काला शब्द है, बताइए काला शब्द क्या है। तो जी हाँ, काला शब्द जो है ना वो आपका विशेषण है, क्योंकि यहाँ पे उसकी विशेषता बताई जा रही है, कुत्ते की विशेषता बताई जा रही है कि वो कैसा है, तो वो काला है ना। तो जो भी शब्द विशेषता बताता है उसे ही क्या बोलते हैं, विशेषण बोलते हैं। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि आराध्या बहुत तेज लड़की है में रेखांकित शब्द, यहाँ पे रेखांकित नहीं किया हुआ है, माफ कीजिएगा, आपका यहाँ पे बहुत जो है ना वो आपका रेखांकित होगा, ठीक है। तो देखिए बहुत जो है ना वो आपका विशेषण नहीं बल्कि प्रविशेषण है। क्या है, प्रविशेषण है। चलिए अगर हम लोग प्रविशेषण की बात करते हैं तो याद रखिए कि विशेषणों के विशेषण को ना प्रविशेषण कहते हैं। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि लंबी कुर्सी उठा लाओ में रेखांकित शब्द विशेषण बताइए। तो जी हाँ, इसमें जो विशेषण आपका है ना वो कौन सा विशेषण है बताइए। तो जी हाँ, इसमें जो विशेषण है वो आपका गुणवाचक विशेषण है। क्या है, गुणवाचक विशेषण है ना कि लंबी कुर्सी, कुर्सी का एक गुण बताया जा रहा है कि कुर्सी कैसा है, लंबा है ना, इसलिए आपका ये क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि हल्का लाल फूल तोड़कर लाओ में रेखांकित शब्द का विशेषण बताइए। तो जी हाँ, इसमें आपका जो विशेषण शब्द है ना वो आपका है प्रविशेषण। क्या है, प्रविशेषण, यहाँ पे गलती हो गया लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रविशेषण हो जाएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि कौन लड़का आया रेखांकित शब्द में विशेषण बताइए। तो जी हाँ, कौन लड़का में जो आपका विशेषण है वो आपका सार्वनामिक विशेषण है। कौन सा विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण है जो आपका कौन है ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि दाल में थोड़ा नमक डाल दो, इसमें से रेखांकित शब्द में कौन सी विशेषता है। तो जी हाँ, इसमें आपका थोड़ा जो है ना वो आपका क्या हो जाएगा, अनिश्चय परिणामवाचक विशेषण हो जाएगा। अभी हम लोग जस्ट पढ़े थे अनिश्चय परिणामवाचक विशेषण। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्नांकित में विशेषण है, बताइए इसमें से विशेषण कौन सा है। तो जी हाँ, इसमें से आपका जो विशेषण है वो आपका आकर्षक, आकर्षक जो है ना वो आपका एक विशेषण है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि मुझे 50 रुपये दीजिए रेखांकित शब्द का विशेषण बताइए। तो जी हाँ, रेखांकित शब्द में जो आपका विशेषण है ना वो आपका है संख्यावाचक विशेषण, क्योंकि यहाँ पे 50 रुपये की बात हो रही है, तो दैट मीन्स क्या हो रहा है, ये संख्यावाचक हो रहा है, सिंपल सा है ना। वही आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि गहरी हरी पैंट मत पहनो वाक्य में रेखांकित शब्द का विशेषण बताइए। जी हाँ, इसमें आपका जो गहरी है ना वो आपका प्रविशेषण है। क्या है, प्रविशेषण विशेषण है ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि वह बहुत तेज बालक है में रेखांकित शब्द का विशेषण बताइए। तो जी हाँ, आपका बहुत तेज बालक भी जो है ना वो भी आपका प्रविशेषण विशेषण में आ जाएगा। ऐसे बहुत हो गया, गहरा हो गया, इस तरह से जो शब्द होता है ना वो आपका प्रविशेषण विशेषण के अंदर आता है ना। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि सभा में 20 लोग थे, इनमें विशेषण का कौन सा भेद है बताइए। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो जी हाँ, इसमें जो आपका विशेषण का भेद है ना वो आपका अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। कौन सा है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है कि सभा में 20 लोग आए थे ना, मतलब बहुत सारे लोग आए थे। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि गहरी लाल साड़ी
पहनो, रेखांकित शब्द में विशेषण बताइए। तो जी हाँ, गहरी लाल साड़ी जो है वो आपका प्रविशेषण है। क्या है? प्रविशेषण, विशेषण है ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया, वाक्य में विशेषण बताइए। तो जी हाँ, मीरा ने आधा लीटर दूध पिया। तो दैट मीन्स इसमें क्या आपको बता रहा है? परिणाम बता रहा है ना, लीटर दूध। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा आपका? परिणामवाचक विशेषण हो जाएगा। वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि शिव का विशेषण क्या होगा। तो जी हाँ, शिव का विशेषण जो है ना वो आपका शैव होगा। क्या होगा? शैव होगा ना। वही नेक्स्ट है आपके पास कि दिव्यता बहुत तेज लड़की है, रेखांकित शब्द की विशेषता बताइए। तो जी हाँ, दिव्यता बहुत तेज लड़की है में कौन सा विशेषण है? तो ये आपका प्रविशेषण विशेषण है ना। वहीं आगे बढ़ते हैं और इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि परिश्रमी शब्द में कौन से विशेषण का बोध हो रहा है। तो जी हाँ, परिश्रमी शब्द में आपका गुणवाचक विशेषण का जो है आपका बोध हो रहा है ना, याद रखिएगा। तो देखिए, आपको एक चीज इसमें नहीं भूलना है जो है आपका प्रविशेषण। हम लोग क्या पढ़े हैं? प्रविशेषण। तो देखिए, विशेषणों के विशेषण को प्रविशेषण कहते हैं, यानी कि आपका विशेषण के ही बारे में कुछ विशेष चीज बताया जाता है तो वो आपका क्या होता है? प्रविशेषण होता है। जैसे बहुत, तो यहाँ पे तेज तो आपका विशेषण है ही, लेकिन बहुत तेज लगा हुआ है इसलिए आपका ये क्या हो जाएगा? प्रविशेषण विशेषण हो जाएगा, याद रखिएगा ना। कारक के फर्स्ट क्वेश्चन पे जो है आपका कि निम्नलिखित वाक्य को पढ़िए और उसमें कारक के सही भेद को पहचानिए। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो, ठीक है। यहाँ पे ये आपका कथन दिया हुआ, आपको बताना है कि ये कौन सा कारक है। तो चलिए, इसको समझने से पहले हम लोग समझते हैं कारक को। अगर हम लोग कारक की बात करते हैं तो याद रखिएगा कि संज्ञा व सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध जो है वो वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ होता है ना, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कारक बोलते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपका संबंध हो रहा है, इसी तरह से आपका कारक जो होता है ना वो आपका टोटल 8 प्रकार का होता है। पहला होता है आपके पास कर्ता कारक, दूसरा कर्म कारक, तीसरा करण कारक, चौथा संप्रदान कारक, पांचवा अपादान कारक, छठा संबंध कारक, सातवां अधिकरण कारक और आठवां संबोधक कारक। एक एक करके समझते हैं। देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं ना कारकों की विभक्तियों या फिर बोल सकते हो प्रसक के चिन्ह के बारे में, तो याद रखिएगा कि आपको पहचान करना है ना कि कैसे आप पहचानिएगा कि ये आपका कर्ता कारक है, कर्म कारक है, करण कारक है, मतलब कौन सा कारक है, कैसे पहचानिएगा। इसको पहचानने का बेसिक सा शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ जिसे आप कभी भी मिस नहीं कीजिएगा, तो हमेशा आपको वो टॉपिक जो है वो याद रहेगा और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे वो आप 100% बना पाइएगा। चलिए बात करते हैं अगर कर्ता कारक की, तो कर्ता कारक जो है वो आपका, इसमें विभक्ति आएगा आपका ने या फिर शून्य। अब ये किस फॉर्म में आएगा? तो ये आपका जो कार्य का संपादक करे उसके संबंध में आता है। वहीं कर्म कारक की बात करते हैं तो इसमें आपका को लगा रहता है। को किस कॉन्टेक्स्ट में लगा रहेगा? तो ये आपका जिस पर कार्य का प्रभाव पड़ता है उसके कॉन्टेक्स्ट में लगा रहेगा। वहीं करण कारक की बात करते हैं तो इसमें आपका जो कारक होगा ना वो आपका से या फिर द्वारा होगा। इसे आप कैसे पहचानिएगा? तो देखिए, जिससे साधन के द्वारा काम हो, यानी कि वैसा चीज़ जिससे आपका कोई भी काम होता है यानी कि साधन हो, उसके जगह पे अगर आपके पास से या फिर द्वारा से वो सेंटेंस जो है वो वाक्य जो है वो पूरा होता है तो समझिए कि ये क्या है? करण कारक है। मैं आपको एग्जाम्पल भी बताऊंगी, ये मैं आपको सिर्फ डेफिनेशन बता रही हूँ। वहीं अगर हम लोग संप्रदान कारक की बात करते हैं तो इसमें आप याद रखिए कि इसमें आपका को या फिर के लिए होता है। किस कॉन्टेक्स्ट में होता है? तो जिसके लिए काम हो इस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ यूज होता है ना। वहीं अपादान कारक की बात करते हैं तो अपादान कारक जो है वो आपका अलग होने के अर्थ में होता है। जैसे जिससे कोई वस्तु अलग होता है तो उस कॉन्टेक्स्ट में हम लोग अपादान कारक का यूज़ करते हैं। वहीं अगर हम लोग संबंध कारक की बात करते हैं तो इसमें आपका का के की आता है। ये किस कॉन्टेक्स्ट में आता है? तो ये आपका जो कॉन्टेक्स्ट होता है वो आपका आता है जो किसी अन्य पद से संबंध सूचित करे, यानी कि आपको बताए कि आपका इसका ना इससे संबंध है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में आपका का के की उसको जोड़ने के लिए यूज होगा, उसी को क्या बोलेंगे? संबंध कारक बोलेंगे। वहीं अधिकरण कारक की बात करते हैं तो इसमें आपका में पर आएगा। ये आपका आएगा जो काम के करने का स्थान या फिर आधार हो, इसके कॉन्टेक्स्ट में आपका ये में और पर आएगा। वहीं संबोधन कारक की बात करते हैं तो इसमें आपका हे, हो, अरे, अरी, अजी, अहो, इस तरह से मतलब जिसको किसी के द्वारा पुकारा जाए इस कॉन्टेक्स्ट में आपका जो है ये आपका संबोधन कारक जो है वो यूज होगा। जैसे हे प्रभु, तो यानी कि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? पुकारा जा रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है? संबोधन हो रहा है। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा? आपका संबोधन कारक होगा। क्या होगा? संबोधन कारक होगा। बहुत ईजी है, अगर आप ध्यान से समझिएगा ना, जो मैं आपको 8
जो टॉपिक बताई हूँ ना उससे रिलेटेड आपका सारा क्वेश्चन मैच करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि किस वाक्य में अपादान कारक है। देखिए आपको एकदम अपादान कारक में मैं आपको क्या बताई, अपादान कारक जो होता है वो आपका होता है अलग करने के कॉन्टेक्स्ट में। देखिए यहाँ पे अलग करने के कॉन्टेक्स्ट में कौन सा हो रहा है, तो जी हाँ यहाँ आप आ जाइए ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी में क्या है, हिमालय से गंगा निकलती है। देखिए हिमालय से गंगा निकल करके अलग हो रहा है, दैट मीन्स ये क्या है आपका अपादान कारक है ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि कारक के कितने भेद होते हैं, तो जी हाँ कारक के टोटल कितने भेद होते हैं, तो कारक के 8 भेद होते हैं जो भी हम लोग जस्ट स्टडी किए हैं ना। वही के लिए किस कारक का चिन्ह है, बताइए हम लोग जस्ट पढ़े हैं ना के लिए किस कारक का चिन्ह है, तो जी हाँ ये आपका संप्रदान कारक के लिए है। किसके लिए है, संप्रदान कारक के लिए है ना। वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में पर कौन सा कारक है, बताइए पर कौन सा कारक है, तो जी हाँ अगर हम लोग यहाँ पे पर की बात करते हैं तो ये आपका कौन है, अधिकरण है। क्या है आपका अधिकरण कारक है। हम लोग जस्ट पढ़े हैं अधिकरण कारक में क्या होता है, तो इसमें में पर होता है। किस कॉन्टेक्स्ट में होता है, जो काम के करने का स्थान या फिर आधार होता है। जैसे पक्षी जो है वो कहाँ बैठा है, तो वो वृक्ष पर बैठा है, तो ये आपका क्या है अधिकरण वाक्य है ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक चिन्ह है, तो जी हाँ सिंपल सा चीज़ है कि वृक्ष से पत्ता क्या हो रहा है, अलग हो रहा है ना, दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है अपादान हो रहा है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में से कौन सा कारक है, तो जी हाँ अगर हम लोग यहाँ पे से की बात करते हैं तो ये आपका से जो है ना वो आपका अपादान कारक है। क्यों है, क्योंकि वो घर से बाहर जा रहा है ना, तो वो घर से अलग हो रहा है। वही नेक्स्ट है आपके पास कि चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, इस वाक्य में चारपाई शब्द किस कारक का है। देखिए यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे चारपाई जो है ना वो आपका अधिकरण है, ये आपका अधिकरण के तौर पे यूज हो रहा है क्योंकि पर इसके साथ दिया हुआ है, चारपाई पर दिया हुआ है ना, इसलिए आपका ये क्या हो जाएगा अधिकरण कारक हो जाएगा। वही नेक्स्ट है आपके पास कि राम पेंसिल से लिखता है, रेखांकित शब्द का कारक बताया, तो जी हाँ राम किस चीज़ से लिखता है, पेंसिल से लिखता है, से बोला जा रहा है यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है करण हो रहा है। यानी कि करण कारक में क्या था कि साधन के द्वारा काम हो, यानी कि जिस साधन के द्वारा काम होता है उसे क्या बोलते हैं करण कारक बोलते हैं। इसमें बेसिकली आपका क्या होता है से या फिर द्वारा होता है, तो यहाँ पे से यूज हो रहा है इसलिए क्या हो जाएगा आपका करण कारक हो जाएगा ना। वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि मैं मोहन को पत्र लिखूंगा, रेखांकित पद का कारक बताया, तो जी हाँ मैं मोहन को पत्र लिखूंगा, ये आपका कथन जो है वो आपका कर्म कारक का है। किसका है, कर्म कारक का है, को बोला जा रहा है ना जिस पर कार्य का प्रभाव पड़े, तो यहाँ पे कार्य का प्रभाव जो है वो लिखने पर पड़ रहा है इसलिए आपका क्या हो जाएगा कर्म कारक हो जाएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि पेड़ से पत्ता गिरता है, रेखांकित शब्द का कारक बताइए, तो जी हाँ इसमें आपका पेड़ से क्या हो रहा है पत्ता गिर रहा है, दैट मीन्स अलग हो रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा अपादान कारक हो जाएगा ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि रितेश ने खाना खाया, रेखांकित शब्द का कारक बताइए, तो जी हाँ रितेश ने क्या किया खाना खाया, तो हम लोग जैसे ही पढ़े हैं ने किस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे हो रहा है, तो जो कार्य का संपादन करे, तो क्या कर रहा है रितेश जो है वो खाने का काम कर रहा है, संपादन कर रहा है, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा आपका, तो जी हाँ ये आपका हो जाएगा कर्ता कारक, क्या हो जाएगा कर्ता कारक हो जाएगा ना। वही नेक्स्ट है आपके पास कि भिखारी को वस्त्र दो, रेखांकित शब्द का कारक बताया, तो जी हाँ भिखारी को वस्त्र दो, ये शब्द जो है आपका कर्म कारक है, क्या है कर्म कारक है ना। वही नेक्स्ट है आपके पास पैसे संदूषक में रखे हैं, रेखांकित शब्द का कारक बताया, तो जी हाँ पैसे संदूषक में रखे हैं, ये आपका जो है ना वो आपका अधिकरण कारक है, क्या है अधिकरण कारक है ना, यहाँ पे से दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि श्याम का भाई चला गया, बताइए ये कौन सा है, तो जी हाँ श्याम का भाई चला गया, ये आपका क्या है संबंधक कारक है, क्योंकि यहाँ पे का दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है का दिया हुआ है ना। संबंधक कारक में हम लोग क्या पढ़े थे कि का के की जो किसी अन्य पद से संबंधित सूचक करे ना उसे क्या बोलते हैं संबंध कारक बोलते हैं। श्याम का भाई यहाँ पे दिया हुआ है, श्याम से रिलेटेड है इसलिए आपका आ जाएगा आपका
संबंधन कारक हो जाएगा ना। वही नेक्स्ट है आपके पास कि मैं माता जी के लिए साड़ी लाया हूँ, ये कौन सा कारक है? तो जी हाँ, अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं माता जी के लिए दिया हुआ है ना, दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो संप्रदान हो रहा है को या फिर के लिए, दैट मीन्स जिसके लिए काम होता है उसे क्या बोलते हैं, उसे संप्रदान कारक बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, माता जी के लिए हो रहा है ना, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक हो जाएगा। वही नेक्स्ट है आपके पास कि मैं रवि को पुस्तक दूंगा, ये कौन सा कारक है? तो जी हाँ, मैं रवि को पुस्तक दूंगा, ये आपका जो है आपका कर्म कारक है। क्या है? कर्म कारक है ना। वही नेक्स्ट है आपके पास कि टेबल पर पुस्तक रखी है, बताइए ये कौन सा कारक है? तो जी हाँ, टेबल पर देखिए यानी कि उसके ऊपर रखा हुआ है, मतलब क्या है, अधिकार है, अधिकरण है ना, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, अधिकरण कारक हो जाएगा। वही नेक्स्ट इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है कि मैं दिव्यता को पत्र लिखूंगा, बताइए ये कौन सा है? तो जी हाँ, ये आपका क्या है, दिव्यता को मैं लिखूंगा ना, तो ये आपका क्या हो रहा है, कर्ता कारक हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, कर्ता कारक हो रहा है ना। तेजस्विनी ने बच्चे को मिठाई दी, बताइए इसमें कौन सा आपका कारक आ रहा है? तो जी हाँ, इसमें अगर हम लोग कारक की बात करते हैं तो इसमें आपका कर्म कारक है। देखिए हम लोग कारक टोटल पढ़े हैं 8 प्रकार के, ठीक है। कर्म कारक इसमें कैसे हुआ, देखिए जिसमें आपका को शब्द आता है ना, को विभक्तियाँ आती हैं जिस पर कार्य का प्रभाव पड़े तो उसे हम लोग कर्म कारक बोलते हैं, याद रखिएगा ना। वही नेक्स्ट है आपके पास कि आराध्या ने रोटी खाई, माफ़ कीजिएगा यहाँ पे रेटी हो गया, यहाँ पे रोटी होना चाहिए ना, आराध्या ने रोटी खाई, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कौन सा कारक हुआ? तो जी हाँ, यहाँ पे अगर कारक की बात करते हैं तो यहाँ पे कर्ता कारक हो रहा है, क्योंकि आराध्या द्वारा जो है वो रोटी खाया गया है, दैट मीन्स से क्या हो जाएगा आपका, कर्ता कारक हो जाएगा। कर्ता कारक में हमेशा ने या फिर शून्य का यूज होता है, याद रखिएगा ना। वही नेक्स्ट है आपके पास कि सोहन रोटी खाता है, बताइए इसमें कौन सा कारक है? तो जी हाँ, सोहन रोटी खाता है में आपका जो कारक है वो है आपका कर्म कारक। इसमें सोहन जो है वो रोटी खाने का काम करता है, दैट मीन्स ये आपका क्या हो जाएगा, कर्म कारक हो जाएगा। कर्म कारक में हम लोग क्या पढ़े थे, जिसमें आपका को होता है, लेकिन इसमें को नहीं है, लेकिन इसमें क्या है कि जिस पर कार्य का प्रभाव पड़े उसे भी क्या बोलते हैं, कर्म कारक बोलते हैं। तो यहाँ पे कार्य का प्रभाव जो है वो पड़ रहा है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, कर्म कारक बोलेंगे ना। वही नेक्स्ट है आपके पास कि राम ने रावण को वाण से मारा, बताइए कौन सा कारक है? तो जी हाँ, इसमें आपका जो कारक है वो है आपका करण कारक। कौन सा कारक है? करण कारक में हम लोग पढ़ते कि इसमें आपका क्या होता है, से या फिर द्वारा होता है, जिससे साधन के द्वारा काम हो रहा होता है ना, उसे बोलते हैं। वही नेक्स्ट है आपके पास कि हे प्रभु, बताइए ये कौन सा शब्द है? तो जी हाँ, हे प्रभु या फिर हे राम, इस तरह से जो भी शब्द होते हैं जिसको हम लोग किसी के द्वारा पुकारने के लिए यूज़ करते हैं उसे क्या बोलते हैं? तो उसे बेसिकली संबोधक कारक बोलते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा आपका, संबोधक कारक हो जाएगा ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि मोहन रमेश को पुस्तक देता है, तो जी हाँ, मोहन क्या करता है, रमेश को पुस्तक देता है। तो इसमें क्या हो रहा है आपका, संप्रदान कारक हो रहा है ना। संप्रदान कारक में हम लोग क्या देखे थे? तो जी हाँ, को या फिर के लिए, जिसके लिए काम हो उसे क्या बोलते हैं, संप्रदान कारक बोलते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, मोहन रमेश को पुस्तक देता है, यहाँ पे देने का काम हो रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक हो जाएगा। वही नेक्स्ट है आपके पास कि वह कलम से लिखता है, बताइए कौन सा कारक है? तो जी हाँ, से लिखना, यानी कि इसमें क्या आ रहा है? तो जी हाँ, इसमें आपका आ रहा है करण कारक। हम लोग पढ़े थे ना, करण कारक में क्या होता है? तो इसमें बेसिकली से या फिर द्वारा होता है, यानी कि जिस पर कार्य का प्रभाव पड़े उसे क्या बोलते हैं, करण कारक बोलते हैं। वही नेक्स्ट है आपके पास कि हे प्रभु मेरे देश की सहायता करो, सिंपल सा इसमें दिखाई दे रहा है कि ये कौन सा कारक है? तो जी हाँ, इसमें हम लोग पढ़े हैं कि आपका क्या हो जाएगा, संबोधन कारक हो जाएगा ना। इस तरह के कारक को हे प्रभु हो गया, हरे राम हो गया, या फिर ओ हो गया, जिसमें हम लोग पुकारा गया कोई शब्द यूज करते हैं ना, उसे क्या बोलते हैं, संबोधन बोलते हैं, यानी संबोधन कारक बोलते हैं ना। वही नेक्स्ट है आपके पास मेरी माँ से चला नहीं जाता, बताइए इसमें कौन सा कारक है? तो जी हाँ, मेरी माँ से चला नहीं जाता, ये क्या है, मेरी माँ, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, कर्ता हो रहा है, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, कर्ता कारक हो जाएगा ना। वही नेक्स्ट है आपके पास कि राम पर बहुत कर्ज है, पर यहाँ पे हो रहा है, क्या हो रहा है, पर हो रहा है, दैट मीन्स राम पर किस पर है, तो राम पर है, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा आपका, तो जी हाँ, ये आपका कर्ता कारक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नाम दिया हुआ है ना, नाम के साथ जो भी आपका आता है वो किस पे आता है, कर्ता कारक पे आता है ना। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि गीता को तेज बुखार है, बताइए कौन सा कारक है? तो जी हाँ, गीता को तेज बुखार है में आपका कौन सा कारक है? तो इसमें भी आपका कर्ता कारक आ रहा है, माफ़ कीजिएगा इसमें आपका कर्ता कारक जो है वो नहीं दिया हुआ है, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन में कर्ता कारक हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है ना। वही नेक्स्ट है आपके पास कि बच्चों ने आम नहीं खाया, बताइए इसमें आम जो है आपका कौन सा कारक है? तो जी हाँ, आम की बात करते हैं तो ये आपका कर्म कारक है। कौन सा कारक है?
कर्म कारक है ना, ने, बच्चों ने नहीं खाया। वही नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कि दादी बच्चों को बुला रही है। तो जी हाँ, इसमें अगर हम लोग देखते हैं तो इसमें कौन सा है, तो इसमें आपका कर्म कारक आ रहा है कि दादी जो है वो किसको बुला रही है, बच्चों को बुला रही है। दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, कर्म हो रहा है, कर्म कारक हो रहा है ना। वही नेक्स्ट है कि वह बाजार करने गई। बताइए कौन सा कारक है। देखिए बाजार करने जा रही है, दैट मीन्स क्या हो जाएगा आपका संप्रदान कारक हो जाएगा ना। वही नेक्स्ट है आपके पास कि लोग सांपों से ज़्यादा डरते हैं। बताइए कौन सा कारक हो जाएगा, तो डरना, डरना मतलब क्या करना, अलग होना उससे ना, तो क्या हो जाएगा आपका अपादान कारक हो जाएगा। हम लोग पढ़े हैं ना, अपादान कारक में हम लोग क्या देखे हैं कि किसी भी चीज़ से अलग होना, कोई वस्तु या फिर किसी चीज़ से अलग होना, तो उसे क्या बोलते हैं, अपादान कारक बोलते हैं ना। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, सोहन के बाद मोहन प्रधानाचार्य बने। तो बताइए इसमें कौन सा कारक है। तो जी हाँ, इसमें अगर हम लोग देखते हैं तो ये आपका अधिकरण है, क्योंकि किसी और का जगह कोई और ले रहा है, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, अधिकार हो रहा है। इसमें से क्या हो जाएगा आपका अधिकरण कारक हो जाएगा। वही नेक्स्ट है आपके पास कि गरीबों को वस्त्र दो, वाक्य में कारक है। बताइए कौन सा कारक है। तो जी हाँ, गरीबों को वस्त्र दो, यहाँ पे क्या हो रहा है, कर्म कारक हो रहा है। कौन सा कारक हो रहा है, कर्म कारक हो रहा है ना। वही नेक्स्ट है आपके पास कि इनमें अपादान कारक की विभक्तियाँ क्या है। देखिए तो अपादान कारक की विभक्तियाँ हम लोग पढ़े हैं कि अपादान कारक की विभक्ति जो है वो आपका होता है से ना। कौन सा विभक्ति होता है, तो इसमें आपका से विभक्ति होता है, याद रखिएगा ना। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं कर्ता कारक की विभक्ति की, तो यहाँ पे ने या फिर शून्य होता है। कर्म कारक की विभक्ति को होता है। करण कारक की विभक्ति से या फिर द्वारा होता है। संप्रदान कारक की विभक्ति को या फिर के लिए होता है। वहीं हम लोग अपादान कारक तो देख लिए से होता है। वहीं संबंध कारक का विभक्ति जो है वो आपका का के की होता है। अधिकरण कारक का विभक्ति आपका में पर होता है, और संबोधन कारक का विभक्ति जो है आपका हे, हो, अरे, अरी, इस तरह से होता है ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि रमेश जयपुर से दिल्ली जा रहा है। इस वाक्य में कारक है। बताइए कौन सा कारक है। तो जी हाँ, रमेश क्या कर रहा है कि जयपुर से दिल्ली जा रहा है, मतलब वो अलग हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अपादान हो रहा है ना, याद रखिएगा। अलग होना दैट मीन्स अपादान कारक। वही नेक्स्ट है आपके पास कि पीयूष राम को पीट रहा है। इसमें तुलांकित शब्द में कारक है। कौन सा कारक है। तो जी हाँ, इसमें अगर हम लोग कारक की बात करते हैं तो ये आपका कर्ता कारक है। कौन सा कारक है, कर्ता कारक है ना। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि बस 10:30 पर आई। रेखांकित कारक का नाम बताया। देखिए बस जो है वो कब आया, तो 10:30 पर आया। कौन सा कारक है। तो जी हाँ, इसमें अगर हम लोग कारक की बात करते हैं तो इसमें अधिकरण कारक हो रहा है। कौन सा कारक है, अधिकरण कारक है ना। वही नेक्स्ट है आपके पास कि पूजा को नौकरी नहीं करनी है, इसके स्थूलांकित अंश में है। बताइए क्या होगा। तो जी हाँ, इसमें अगर हम लोग देखते हैं तो ये हो जाएगा आपका कर्ता कारक। क्या हो जाएगा, कर्ता कारक हो जाएगा ना। वही नेक्स्ट है आपके पास कि उत्तम पुरुष बहुवचन संबंध कारक है। बताइए कौन सा है इसमें। तो जी हाँ, इसमें से हमारा जो है ना वो आपका उत्तम पुरुष बहुवचन का संबंध कारक है ना। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि उसका सारा जीवन मनुष्य सेवा में बीत गया। रेखांकित कारक का नाम बताया। तो जी हाँ, इसमें आपका क्या हो जाएगा, संबंध हो जाएगा, कि उसका संबंध यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना। दैट मीन्स से क्या हो जाएगा आपका संबंध कारक हो जाएगा। तो इस तरह से बेसिकली हम लोग कारक को कम्प्लीटली स्टडी कर चुके हैं। इसमें जितना भी क्वेश्चन बताया गया, जो भी मैं बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर की हूँ, सारे कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए। इस तरह के जितने भी क्वेश्चन है, आप बहुत जो भी क्वेश्चन आएगा, अगर सारे कॉन्सेप्ट को आप याद रखिएगा, जो भी आपका इसमें 8 पार्ट दिया हुआ है, 8 भेद दिया हुआ है कारक को, अगर 8 भेद को आप अच्छे से याद कर लेते हैं, इसमें अगर आप विभक्ति को भी याद रखते हैं ना कि कर्ता में क्या होता है, कर्म में क्या होता है, सभी में जो क्या क्या अब मैं आपको बताई हूँ कि उसको पहचानते कैसे, अगर आप पहचानने के लिए सीख जाइएगा ना, तो 100 में 99% चांस है कि आप सारे क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर पाइएगा। तो सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए। किसी और क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो, चाहे कोई और रिलेवेंट कंटेंट है, किसी भी चीज़ के लिए प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट पार्ट, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब ब्राइट IQ।